तो हाँ जी, हमारे फ्यूचर सीएस कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। और आते बच्चों आज के अपने इस तीसरे लेक्चर पर, तो मेरी तरफ से बच्चों डायरेक्टर्स की एक कमिटमेंट आपके लिए थी, जहां पर हमने डायरेक्टर्स की पूरी रिवीजन आपको करवाई है। पार्ट 1 ऑलरेडी आपका हो चुका है, पार्ट 2 आपका ऑलरेडी आ चुका है, पार्ट 3 की कमिटमेंट मेरी तरफ से पेंडिंग थी बेटा। आज वो कमिटमेंट भी हम पूरी करेंगे। तो बेटा पूरा का पूरा जो डायरेक्टर्स का टॉपिक है वो आपका 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, आपके बेयर लॉ में भी, हमारी मेन बुक में भी। और डायरेक्टर्स के जो ये तीनों चैप्टर है, मानकर चलना आपके पेपर में राउंड अबाउट 30 नंबर तक की वेटेज कई बार रख जाते हैं। तो तीनों टॉपिक आपके बेहद क्रूशियल थे। पहला चैप्टर आपने मेरे साथ ऑलरेडी रिवाइज कर लिया था, जहां पर आपने कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना और उनका कॉम्पोजिशन क्या होगा, कैसे डायरेक्टर आएगा जाएगा, वो सारी बातें जानी। दूसरा चैप्टर आपने मेरे साथ पढ़ा, जहां पर आपने डायरेक्टर्स की मीटिंग और उनकी पावर्स के बारे में सारी चर्चा करी। बेटा इन दोनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप वहां से एक्सेस कर पाओगे। फाइनली हमने आज जो इस वीडियो के थ्रू कवर करने जा रहे हैं बच्चों, वो आता है आपका डायरेक्टर्स का तीसरा एस्पेक्ट। और जिस भी बच्चे ने मेन क्लास में डायरेक्टर्स का तीसरा चैप्टर मेरे साथ पढ़ा हुआ है, वो जानता है बच्चों ये चैप्टर कितना ज्यादा क्रूशियल है। और ये चैप्टर आपको दो बातें सिखाएगा, किसी भी कंपनी में मैनेजरियल पर्सन कैसे आते हैं। और बच्चों ये वाला टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप सब जानते हैं कि सीएस भी कंपनी के अंदर एक केएमपी होता है। तो कंपनी में सीएस कैसे आता है ये चैप्टर आपको सिखाता है। उसको अपॉइंट करने का तरीका क्या होगा ये चैप्टर आपको बताएगा। और सेकंड लेग जो ये चैप्टर आपको सिखाता है वो आता है रेम्यूनरेशन का, कि कंपनी अपने डायरेक्टर्स को कितनी रेम्यूनरेशन पे करेगी। और आप पिछले कुछ अटेम्प्ट उठाकर देख लेना, हर 1 से 2 अटेम्प्ट में आपको रेम्यूनरेशन वाले पार्ट पर सवाल देखने को ही मिलता है। और जो रेम्यूनरेशन का टॉपिक है वो हमारे बुक में और स्टडी मटेरियल में 7-8 पेज के अंदर रन करता है, पर आपके ऑथर ने काम कर रखा है, वो जिस भी पीडीएफ से आपको ये टॉपिक रिवाइज करवाने जाएगा, इस पीडीएफ के अंदर आपका पूरा का पूरा 197 एक सिंगल पेज के अंदर समराइड है। हां जी हां, इन 1 पेज आपको पूरा का पूरा 197 यहां पर दिया गया है। और इसको पढ़ने के बाद एक भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो आपके स्टडी मैट या मेन बुक में है और इस समरी में हमने कवर ना करी हो। बेटा ये वीडियो के साथ आप उस बात को अनुभव करोगे। तो जो मैं रिवीजन के लिए इस्तेमाल करूंगा वो मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी सीएस एक्जी के लिए स्पेशली डिजाइन कॉम्पैक्ट बुक। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर बच्चों जून 26 या दिसंबर 26 में आपके एग्जाम है और ये किताब आपके पास नहीं है, तो यू आर मिसिंग ऑन अ वेरी बिग थिंग। ये किताब के अंदर आपका पूरा सिलेबस समाया हुआ है, तो ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। चलिए गाइस, तो यहां पर मैं ज्यादा ब्रैग ना करते हुए चलता हूं सीधे अपने वीडियो पर और डायरेक्टर्स के तीसरे चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का रिवीजन जैसा भी लगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। चलिए गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय द वीडियो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने डायरेक्टर्स का तीसरा और आखिरी पार्ट। तो भाई आपका पूरा डायरेक्टर्स 3 चैप्टर्स में समाया हुआ था। आ जाते हैं उसके लास्ट लेग पर, जो आपको सिखाएगा अब अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन। तो भाई ये वाला जो चैप्टर आता है काफी इंटरेस्टिंग है और ये दो बातें आपको सिखाता है, किसी भी कंपनी में मैनेजरियल पर्सनल कैसे अपॉइंट होते हैं और कंपनी में डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन आप कैसे फिक्स करोगे, बिकॉज आपने डायरेक्टर से सारा काम करवा लिया है, पर उनको सैलरी वगैरह कैसे मिलेगी, उस पर क्या क्या लिमिट्स हैं, ये वाला चैप्टर आपको सिखाने जाएगा। तो चैप्टर आपका 2 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले यहां पर आपके मैनेजरियल पर्सन की बात आती है, फिर यहां पर बात आएगी आपकी रेम्यूनरेशन की। तो सबसे पहले हम भी यहां पर बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। एक चीज का ध्यान रखना, आपने अभी तक डायरेक्टर्स के सारे चैप्टर पढ़े एंड डायरेक्टर्स के बारे में आपने इतना सीख लिया था कि कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं। पर अब ये चैप्टर 3 एक अलग नई बात आपको बता रहा है और ये कह रहा है जी सबसे पहली बात, इंडिया में कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जिनमें आपको नॉर्मल डायरेक्टर्स तो देखने को मिल जाते हैं, पर वहां पर कुछ की मैनेजरियल पर्सन दैट इज केएमपी का होना जरूरी है। और ये बात आपको सिखाता है इस चैप्टर का पहला सेक्शन, या जो हम कहते हैं सेक्शन 203। तो सेक्शन 203 यहां पर आता है, जो बताता है कि इंडिया में कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जिन्हें अपने यहां पर कुछ की मैनेजरियल पर्संस को हायर करना होगा। अब ये जो वर्ड केएमपी होता है, केएमपी के अंदर कौन कौन आ जाता है बच्चों? केएमपी के अंदर आ जाते हैं आपके एमडी, आपके डब्ल्यूटीडी, साथ में आपके सीईओ, सीएफओ, सीएस, एनी पर्सन जो डायरेक्टर्स के इमीडिएटली नीचे रहकर काम करते हैं, जिसे डायरेक्टर्स केएमपी घोषित कर दें। तो ये सारे लोगों को कहीं ना कहीं कंपनी का केएमपी माना जाता है। यहां पर साथ में एक टर्म आपकी आती है मैनेजर। तो बड़ा केएमपी में एक वर्ड आप मैनेजर कवर करते हैं। कई कंपनीज में आपने देखा होगा ना कि कंपनी में एक टॉप पोस्ट होती है जिसको हम जनरल मैनेजर बोलते हैं। तो ध्यान रखना ये मैनेजर भी आपके केएमपी में आ जाते हैं। पर जो मैनेजर होता है बेटा, बड़े ध्यान से एक बात को समझना, ये कोई आपका परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर उस लेवल के मैनेजर की बात नहीं हो रही। तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही। टॉप लेवल पर जो बंदा बैठा होता है उसको यहां पर मैनेजर कहा जाता है। और जो ये मैनेजर होता है इट इज इक्विवेलेंट टू एमडी। दैट इज किसी भी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जैसे ऐसी पावर होती है, ऑलमोस्ट वैसी ही पावर मैनेजर के पास होती है। बस डिफरेंस ये होता है मैनेजिंग डायरेक्टर आपका डायरेक्टर ही बन सकता है, मैनेजर आप चाहो तो किसी नॉन डायरेक्टर को भी बना सकते हो। दैट्स द ओनली डिफरेंस। और इसी वजह से किसी भी कंपनी में एमडी एज वेल एज मैनेजर ये दोनों देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो या तो कंपनी में मैनेजर होगा या कंपनी में एमडी होगा। तो ये आपका मीनिंग आता है केएमपी। और कुछ कंपनीज में इन केएमपी का होना जरूरी है। तो पहली बात, जैसा मैं कह रहा हूं कुछ कंपनीज में केएमपी का होना जरूरी, मतलब हर कंपनी में आपको ये वाली पोस्ट देखने को मिले ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। सिर्फ कुछ ही ऐसी कंपनीज है जिनको अपने यहां पर केएमपी हायर करने होते हैं। अब वो कंपनीज कौन सी है ये आपको सिखाता है सेक्शन 203। तो आते हैं जी सबसे पहले सेक्शन 203 पर और देखते हैं 203 यहां पर हमें क्या सिखा रहा है।
तो भाई इसने कहा फॉलोइंग टाइप ऑफ केएमपी शुड बी देयर इन दीज कंपनीज। तो भाई जिन भी कंपनीज को यहां पर प्रिस्क्राइब किया गया उनमें ये वाले केएमपी आपको पक्का देखने को मिलेंगे। तो यहां पर सबसे पहले किसे कवर किया गया है, या तो एमडी या सीईओ या मैनेजर या डब्ल्यूटीडी। तो चारों में से एक इंसान तो इन कंपनीज को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, चारों केएमपी होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। चारों में से कोई एक केएमपी पक्का होगा तो या तो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या होल टाइम डायरेक्टर होगा या मैनेजर होगा या आप चाहो तो सीईओ। चारों में से एक का होना आवश्यक है। आप चाहो तो चारों का कॉम्बिनेशन भी अपॉइंट कर सकते हो, बस ध्यान रखना एक कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं होता। कौन सा? एमडी और मैनेजर। तो किसी भी कंपनी में ये दोनों इकट्ठे देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एक केएमपी कंपनी में पक्का आएगा। दूसरा केएमपी जिन कंपनीज में पक्का होगा वो होगा सीएस, और तीसरा आता है आपका सीएफओ। और ये वाली बात आपकी अप्लाई करती है एक तो हर लिस्टेड कंपनी पर या कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी थी, 10 करोड़। और बच्चों जब कानून के अंदर ये वाला प्रावधान आया तो ये एक रूल 8 से गवर्न होता है। जिस दिन कंपनीज एक्ट में वाला रूल नोटिफाई हुआ था, बेटा सारे के सारे कंपनी सेक्रेटरीज यहां पर हड़ताल पर चले गए थे। और सारे के सारे सीएस हड़ताल पर क्यों गए थे? बिकॉज इस कानून ने प्राइवेट कंपनी में से सीएस की रिक्वायरमेंट को ही खत्म कर दिया। और आपके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज यहां पर एज ए सीएस आती हैं वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज यहां पर खत्म हो गई। तो सारी की सारी सीएस फ्रेटर्निटी यहां पर हड़ताल पर गई थी। और ऐसे केस में फिर सरकार प्रेशर में आई और वो अमेंडमेंट लेकर एक नया रूल 8A लेकर आए। और उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं अगर उनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, चाहे बाकी केएमपीज होना हो, पर उनमें एक सीएस का होना जरूरी है। कहने का तात्पर्य है बेटा लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल है 10 करोड़, वहां पर ये 3 केएमपीज आपको पक्का देखने को मिलेंगे। पर जो बात आती है आपकी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल है 10 करोड़, वहां पर एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ ये सब होना हो, एक सीएस का होना वहां पर जरूरी है। तो ये आपका कानून आता है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। तो ये सेक्शन आपको सिखाता है कि कंपनी में कौन कौन से की मैनेजरियल पर्सन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपका मीनिंग आ जाता है ऑफ द टर्म केएमपी। अब सेक्शन में आगे जो बातें आई, बेटा सेक्शन आगे आपको एक एक्स्ट्रा बात बता रहा है। वो कह रहा है कुछ कुछ कंपनीज क्या प्रैक्टिस फॉलो करती हैं बच्चों, उनके यहां पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ होते हैं वो उन्हीं को अपना चेयरपर्सन अपॉइंट कर देते हैं। मार्केट भाषा में इस पोस्ट को एक नाम दिया जाता है सीएमडी, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। दैट इज एक इंसान कंपनी का एमडी भी है और एक इंसान कंपनी का चेयरपर्सन भी है, सारी मीटिंग्स को भी चेयर करता है। जैसे अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एमडी भी हैं और वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर चेयरपर्सन का रोल भी संभाले हुए हैं। अब नॉर्मली किसी भी पर्सन को सीएमडी अपॉइंट करने में दिक्कत नहीं आती, पर यह सेक्शन कह रहा है कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना। अब देखते हैं सेक्शन ने आपको क्या समझाया। इसने कहा जी सेम पर्सन जो आपका एमडी या सीईओ है, अगर आप उसे चेयरपर्सन बनाना चाह रहे हैं, नॉर्मली यह अलाउड नहीं होगा, पर अगर आपको ऐसा करना है, इसका सबसे और बेसिक रास्ता जो मैक्सिमम कंपनीज अपनाती है वो होता है, यह बात आप अपने आर्टिकल्स में लिख दीजिए। तो अगर हम आर्टिकल्स में लिख देते हैं तो ऐसे केस में हमारा एमडी या सीईओ चेयरपर्सन बन सकता है। या फिर कंपनी कैरी ऑन कर रही हो एक सिंगल बिजनेस, दैट इज या तो आप एक ही बिजनेस में हो, बिकॉज अगर कंपनी का बिजनेस एक ही है तो जो एमडी साहब है वही चेयरपर्सन बन जाएंगे, उन पर काम का प्रेशर ज्यादा नहीं होगा। पर अगर कंपनी मल्टीपल बिजनेसेस में है तो ऐसे केस में आर्टिकल में स्पेशल पावर होने की जरूरत है। एक लास्ट बात और, अगर कंपनी मल्टीपल बिजनेस में है और आर्टिकल्स में पावर भी ना हो तो ऐसे केस में सीजी ने कह रखा है जो ये नीचे वाली प्रिस्क्राइब पब्लिक कंपनीज हैं वो भी अपने यहां पर सेम पर्सन को सीएमडी बना सकती हैं, पर उसकी कुछ कंडीशन है। तो बेटा नीचे वाले पॉइंट ने क्या कहा, अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो जिसकी पेड अप कैपिटल है 100 करोड़ एंड साथ में टर्नओवर है 1000 करोड़, वो सेम इंसान को एमडी सीईओ को अपना चेयरपर्सन कब बना पाएगी, अगर मल्टीपल बिजनेसेस के लिए उसने क्या कर रखा है, उसने हर बिजनेस का एक अलग अलग सीईओ अपॉइंट किया हुआ है। तो यहां पर हमारा कानून क्या बना, अगर तो बच्चों कंपनी एक सिंगल बिजनेस में है तब तो आप सेम पर्सन दैट इज एमडी सीईओ को चेयरपर्सन अगर बना देंगे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई सिंगल है सबसे ज्यादा खुश है, यहां पर सीएमडी सेम इंसान आपका हो सकता है। पर अगर कंपनी मल्टीपल बिजनेसेस में है तो बेटा जो कंपनी मल्टीपल बिजनेस में होती है ऐसे केस में सबसे आसान रास्ता है आप आर्टिकल में पावर लिख दो, कोई झंझट ही नहीं है। पर अगर आर्टिकल्स में पावर नहीं है फिर हम कहेंगे अगर आप एक प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक कंपनी हो जिसकी पेड अप 100 करोड़ टर्नओवर 1000 ये वाला कंडीशन आप पूरा करते हैं तो इस वाली पब्लिक कंपनी में सिर्फ मल्टीपल बिजनेसेस होने के बावजूद सेम पर्सन सीएमडी बन पाएगा, प्रोवाइडेड हर बिजनेस का आपने एक अलग अलग सीईओ अपॉइंट किया हो ताकि अलग अलग सीईओ अलग अलग बिजनेस को संभाल पाए। तो यही वाली बात यहां पर आपकी नोटिफाई हो जाती है। तो प्रैक्टिकली ये वाला पॉइंट कोई कंपनी फॉलो करती नहीं है, पर पेपर में सवाल आ जाता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये एक छोटी सी बात आपकी आती है चेयरपर्सन का मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। अब आया अगला पॉइंट, ये इंटरेस्टिंग है कि सर किसी भी कंपनी में इन सारे केएमपीस को अपॉइंट किया कैसे जाता है। बात बड़ी आसान है बेटा, किसी भी केएमपी को अपॉइंट करने के लिए कंपनी को क्या पास करना पड़ता है, बोर्ड रेजोल्यूशन। और ध्यान रखना ये वाला रेजोल्यूशन स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन है बोर्ड मीटिंग में ही पास होगा, यहां पर आपका आरबीसी अलाउड नहीं होता। सेम बात आपकी सेक्शन 179 में भी मेंशन थी। तो ध्यान रखना रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से आप केएमपी को अपॉइंट नहीं कर सकते। तो अगर एमडी सीईओ सीएफओ सीएस इनको अपॉइंट करना है तो डायरेक्टर्स को मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी और उसमें डिसीजन लिया जाएगा और इस तरीके से आपका यहां पर केएमपी अपॉइंट हो जाएगा। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसने कहा केएमपी फॉर एग्जांपल एमडी है, उनका अपॉइंट करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए।
पर वो जो हम जो डायरेक्टर का पहला चैप्टर पढ़कर आए थे वो तो कहता है कि डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए ओआर चाहिए होता है, तो ये एमडी यहां पर ऐसे कैसे आ गया? तो बड़ा अभी तक जो आपका आंसर है बड़े ध्यान से समझना। आपको एक चीज ये समझनी है कि बच्चों एमडी भी बाय नेचर एक डायरेक्टर है, तो जब उसे आप डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर रहे थे तब आपने डायरेक्टर का पहला चैप्टर फॉलो किया था और वहां पर सेक्शन 152 के हिसाब से ओआर पास करके आपने सारे के सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया होगा। तो लेट्स सपोज D1 से लेकर D10 इन सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का तरीका आपको चैप्टर 1 ने सिखाया। तो वहां पर जनरल मीटिंग से डायरेक्टर आता है, कभी कभी एडिशनल अल्टरनेट आता है, तो इस तरीके से आप अपने नॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए चैप्टर फर्स्ट ऑफ द डायरेक्टर ही फॉलो करते हो। फिर बेटा इन सारे डायरेक्टर्स में से हम किसी एक डायरेक्टर को पिक करते हैं और कहते हैं जी हम 10 डायरेक्टर हैं, हम सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट इस एक डायरेक्टर D1 को देने जाएंगे, तो हम D1 को यहां पर क्या घोषित कर देते हैं? एमडी। मतलब एमडी बनने से पहले आपको डायरेक्टर बनना जरूरी है और डायरेक्टर बनने के बाद फिर आप एमडी का पोस्ट हायर करते हो, तो आप सीधे एमडी नहीं बनते हो। तो यहां पर बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। इस बात का मतलब क्या है? चाहे आप एमडी बन जाओ, सीईओ बन जाओ, सीएफओ, डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। और एमडी के केस में पहले आप डायरेक्टर की तरह बोर्ड पर अपॉइंट हुए, फिर बाकी डायरेक्टर्स मिलकर के आपको एमडी यहां पर अपॉइंट करेंगे। इस तरीके से बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा आपका एमडी अपॉइंट किया जाता है। आई होप ये बात समझ में आई हो। बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। पहले आप एक नॉर्मल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होंगे, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके आपको मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट करते हैं। इस तरीके से आप किसी भी कंपनी में केएमपी बन सकते हो। और जब आप किसी कंपनी के एमडी हो, डब्ल्यूटीडी हो, सीईओ, सीएफओ, सीएसओ, तो ऐसे कंपनी में आप उस कंपनी में पूरा समय व्यतीत करते हो। और आपका पूरा समय जब एक इंसान के पास जा रहा है, एक कंपनी में जा रहा है, तो क्या आप पैरेलली ये कह सकते हो चलो जी मैं एक दूसरी कंपनी का काम भी संभाल लेता हूं? तो आंसर इज नो। तो लॉनी क्या कहा? अगर आपको केएमपी बनना है आप किसी भी एक ही कंपनी में केएमपी बन सकते हो, एक से ज्यादा में नहीं। हालांकि इस बात की सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर आप चाहो आप उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में केएमपी बन सकते हो। कहने का तात्पर्य है आज कोई भी पर्सन एक से ज्यादा कंपनी में केएमपी का पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता, बस इस बात की एक ही एक्सेप्शन है, उसकी सब्सिडरी कंपनी। तो फॉर एग्जांपल आज अगर आप रिलायंस के अंदर केएमपी हो तो ऐसे केस में आप उसकी सब्सिडरी जियो के अंदर भी केएमपी बन सकते हो, बिकॉज दोनों कंपनीज आपस में लिंक्ड है, तो ये करना आपको अलाउड है। वरना नॉर्मली आप किसी भी और कंपनी में केएमपी का पद होल्ड नहीं कर पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलो सर ये बात भी समझ में आई, लॉजिकल है, दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर। पर यहां पर लॉ मेकर ने इस बात की बनाई एक और एक्सेप्शन। तो नॉर्मली आप एक ही कंपनी के केएमपी होते हो, चाहो तो सब्सिडरी में बन जाओ, पर अगर आप चाहो आप दूसरी कंपनी में केएमपी ना बनकर सिर्फ क्या बन जाइए? डायरेक्टर। दैट इज he can be appointed as a director in other company with the consent of the board। तो अगर आप किसी कंपनी के अंदर लेट्स सपोज केएमपी है और किसी दूसरी कंपनी अनदर लिमिटेड के अंदर आप एक नॉर्मल डायरेक्टर बनना चाहते हैं, वो करना आपको अलाउड है। और बच्चों ध्यान रखना यहां पर वर्ड सिर्फ डायरेक्टर है। डायरेक्टर मतलब नॉर्मल डायरेक्टर जो केएमपी ना हो, मतलब वहां पर अगर आप पार्ट टाइम डायरेक्टर बनना चाह रहे हो वो आपको अलाउड है, पर सामने वाली कंपनी में आप एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ, सीएस बनना चाहोगे वो परमिटेड नहीं होगा। तो यहां पर जो ये वर्ड डायरेक्टर है ये किस चीज की तरफ हिंट दे रहा है कि आप अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना चाहते हैं सामने वाली किसी भी कंपनी में, वो करना आपको अलाउड हो जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो नॉर्मली आप एक ही कंपनी के केएमपी हैं, चाहे तो उसकी सब्सिडरी में बन जाए, आप चाहो सामने वाली कंपनी में डायरेक्टर बन जाओ। और एक लास्ट एक्सेप्शन यहां पर हो रहा है, इस पर आपके पेपर में सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आजकल इंस्टीट्यूट इस पॉइंट को टेस्ट कर रहा है और ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जी अगर आप किसी सामने वाली कंपनी के अंदर लेट्स सपोज एमडी हो या मैनेजर हो, तो भी कोई कंपनी आपको एमडी की तरह अपॉइंट कर सकती है अगर उसके लिए डायरेक्टर्स क्या पास कर दे? यूनैनिमस रेजोल्यूशन। और बच्चों हमने जाना था यूनैनिमस रेजोल्यूशन डायरेक्टर का पूरे कानून में सिर्फ 3 कामों के लिए चाहिए था। एक रिमूवल ऑफ डिपॉजिटर ट्रस्टी जो आप ऑलरेडी पढ़कर आए थे डिपॉजिट के चैप्टर में, एक आपका आता है सेक्शन 186 LGSI उस सेक्शन में, और फाइनली आज आपने तीसरा और आखिरी काम पढ़ लिया। और इसने क्या कहा कि आज अगर कोई पर्सन किसी दूसरी कंपनी में एमडी या मैनेजर है और आप उसके काम से इतना खुश हो कि आप उसे अपनी कंपनी में एमडी अपॉइंट करना चाहते हो, तो यह भी लॉ मेकर ने एक एक्सेप्शन बनाई है। पर ऐसा करने के लिए डायरेक्टर्स का यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास करना है। यूनैनिमस का मतलब आप सब समझते हैं कि भाई अगर बोर्ड मीटिंग आएगी, जितने डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट होंगे सबका अप्रूवल आएगा तो ही यह काम हो पाएगा। बस यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, वो इंसान सामने वाली कंपनी में एमडी है, आपका एमडी बन सकता है, सामने वाले में मैनेजर है, आपका एमडी बन सकता है। बेटा सामने वाली कंपनी में एमडी है, क्या आपका मैनेजर बन सकता है? द आंसर इज नो। और सामने वाली कंपनी में मैनेजर है, क्या आपका मैनेजर बन सकता है? द आंसर इज नो। तो सामने वाली कंपनी में एमडी मैनेजर कुछ भी हो चलेगा, आप उसे अपना एमडी तो बना सकते हो पर आप उसे अपना मैनेजर नहीं बना पाओगे, क्योंकि यहां पर जो रिलैक्सेशन दी गई है वो सिर्फ एमडी को अपॉइंट करने के लिए दी गई है। और भाई आज आपने किसी भी कंपनी में लेट्स सपोज सीएफओ या सीएस को अपॉइंट किया और बेटा वो टप गया, तो मैं क्या कहूंगा कि आपने लॉ ब्रेक कर दिया। दैट इज जैसी इनकी डेथ हुई हम तो कहेंगे जी कंपनी में केएमपी नहीं है।
तो क्या ऐसे केस में लॉ ब्रेक हो रहा है? ऑब्वियसली नहीं। एक वैकेंसी अराइज हुई है तो डायरेक्टर इस वैकेंसी को फिल कर देते हैं अगले 6 महीने के भीतर भीतर। तो लास्ट बात ये आई कि किसी भी होल टाइम केएमपी के ऑफिस में अगर वैकेंसी आ जाती है तो डायरेक्टर 6 महीने के भीतर भीतर उस वैकेंसी को फिल कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 203। बस ध्यान रखना ये वाला सेक्शन आपका एप्लीकेबल नहीं होता तो एमडी सीईओ मैनेजर डब्ल्यूटीडी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो बेटा ये आपका आया सेक्शन 203। तो इस चैप्टर को जब भी आपको पढ़ना बच्चों हमेशा सबसे पहले सेक्शन 203 पढ़ना। वो आपको सिखाएगा कंपनीज में केएमपी किस किस कंपनी में कौन कौन सा चाहिए, केएमपी आता कैसे है, अपॉइंट कैसे होता है, वो सारा प्रोसीजर आपने सीख लिया। इसके तुरंत बाद आप जाना सेक्शन 196 पर। और बेटा 196 जो है अब वो एक स्पेशल सेक्शन है बिकॉज वो इन सारे केएमपीज में से 3 टाइप के केएमपीज के लिए कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बताएगा। और वो 3 टाइप के केएमपी कौन से हैं? एक तो आपका एमडी, एक आपका डब्ल्यूटीडी, एक आपका मैनेजर। तो अब मैं आपको जो सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूं वो हर केएमपी पर नहीं लगता। मतलब ये वाला सेक्शन आपका सीईओ, सीएफओ, सीएस पर अप्लाई नहीं करता। ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल है सिर्फ इन 3 टाइप के केएमपीज पर। तो मात्र इन 3 केएमपीज के ऊपर ये वाला सेक्शन आपका अप्लाई कर जाता है। और अभी ये सेक्शन एडिशनली जो बातें बोलेगा वो इन 3 लोगों के लिए बोलेगा। पर वह चैप्टर कह रहा है मैं बार बार एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बोलूंगा, थक जाऊंगा। इसलिए लॉ में करने काम क्या किया, इस चैप्टर में आगे इन तीनों को एक नया नाम दे दिया। और इन तीनों को एक नया नाम जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? मैनेजीरियल पर्सनल। और कई बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखना जब भी बच्चों आप वर्ड सुनते हो केएमपी, केएमपी में एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, सीएस सब आते हैं। पर जो एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर है ये चैप्टर इनको एक नया नाम दे देता है मैनेजीरियल पर्सनल। तो अगर इस चैप्टर में आप कहीं भी वर्ड सिर्फ मैनेजीरियल पर्सनल अब सुन लो तो उसमें सिर्फ ये 3 लोग आएंगे, उसमें सीएफओ, सीईओ, सीएस नहीं आएगा। तो ध्यान रखना अगर कीवर्ड लगा हुआ है उसमें सारे आएंगे। अगर सिर्फ मैनेजीरियल पर्सनल वर्ड ये चैप्टर आगे बोले तो उसका मतलब आपकी ये 3 पोस्ट हो जाती है। तो देखते हैं इन तीनों के लिए सेक्शन 196 एडिशनली आपको क्या बता रहा है। आओ जी 196 पर। 196 एडिशनली आपको क्या बता रहा है? पहली बात तो जो मैंने आपको बताई थी कि किसी भी कंपनी में एमडी एज वेल एज मैनेजर ये दोनों आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और किसी भी कंपनी के अंदर एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर जो है उनका मैक्सिमम टर्म कितना होगा? 5 साल। 5 साल से ज्यादा का टर्म आप उन्हें नहीं दे सकते। और एक चीज का ध्यान रखना, आगे क्या लिखा है? नो रीअपॉइंटमेंट अर्लियर देन 1 ईयर। यहां पर भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेटा जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं अगर आपने इसको कभी भी गलत इंटरप्रेट किया था एक बार वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने इसमें एरर किया था। तो पॉइंट यहां पर क्या है? बेटा लेट्स सपोज आज किसी कंपनी ने एमडी को अपॉइंट किया। मैंने आपको बताया एमडी का मैक्सिमम टर्म होगा 5 साल। और लॉ कह रहे हैं उनका रीअपॉइंटमेंट 1 साल से अर्लियर नहीं होगा। मतलब क्या यहां पर 1 साल के कूलिंग पीरियड की बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं 1 साल का कूलिंग पीरियड कह दूंगा इसका मतलब क्या है? मुकेश अंबानी जी रिलायंस में एमडी बनेंगे 5 साल के लिए, फिर 1 साल का गैप लेना पड़ेगा, फिर 5 साल के लिए। ये तो गड़बड़ बात है। लॉ मेकर कह रहा है आप एमडी को रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। पर ध्यान रखना लेट्स सपोज आपने एमडी को अपॉइंट किया था 2025 में और उनको आपने अपॉइंट किया था 2030 तक के लिए। तो आप क्या 2027 में ये बोल सकते हो चलो एमडी साहब आपको 5 साल और अपॉइंट कर देते हैं? ना। लॉ मेकर कह रहा है कि आप उन्हें रीअपॉइंट कर सकते हैं पर जो रीअपॉइंटमेंट का डिसीजन है वो उनके टेन्योर के आखिरी 1 साल में आपको लेना पड़ेगा। दैट इज 2030 में अगर उनका टेन्योर एक्सपायर हो रहा है तो 2029 के बाद इस दौरान आप उनको रीअपॉइंट करवा सकते हैं। तो अर्लियर देन 1 ईयर उनके एक्सपायरी से पहले रीअपॉइंट आप नहीं कर पाओगे। तो इस आखिरी साल में मेंबर ये डिसीजन लेंगे कि इनको रीअपॉइंट करना है या नहीं, कि इनका काम अच्छा रहा है या नहीं। तो इसलिए जो भी रीअपॉइंटमेंट का डिसीजन है वो आपको उस टेन्योर में लेना है। तो आप बार बार भी सेम इंसान को एमडी अपॉइंट कर पाएंगे। और ध्यान रखना ये वाली रिक्वायरमेंट हर कंपनी पर है, पब्लिक पर भी प्राइवेट पर भी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब अगली बात जो लॉ मेकर ने कही वो कही एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर की कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए। इसको भी बहुत ध्यान से समझना बच्चों। अब हम जो डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं ये डिस्क्वालिफिकेशन आपकी एप्लीकेबल है एमडी पर, डब्ल्यूटीडी पर और मैनेजर पर सर हम तो डायरेक्टर्स के डिस्क्वालिफिकेशन ऑलरेडी 164 में पढ़कर आ चुके हैं। तो सर ये वाली बात किसके लिए है? तो जो आपने 164 में पढ़ा था वो बात हर डायरेक्टर के लिए थी, होल टाइम, पार्ट टाइम, एमडी, डब्ल्यूटीडी। पर अगर आप एमडी या डब्ल्यूटीडी हैं तो 164 के साथ साथ आपको इस सेक्शन की भी एक्स्ट्रा डिस्क्वालिफिकेशंस का ध्यान अब रखना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको इस सेक्शन की एक्स्ट्रा डिस्क्वालिफिकेशन फॉलो करनी होती है अगर आप एमडी या डब्ल्यूटीडी हो या आप हो मैनेजर। और मैंने आज ही के इस रिवीजन लेक्चर में आपको एक बात बताई, बेटा जो मैनेजर होता है हो सकता है वो डायरेक्टर हो सकता है डायरेक्टर ना हो। तो अगर आपने किसी डायरेक्टर को मैनेजर बनाया है तो उस पर भी 164 लगेगा। पर अगर आपने किसी नॉन डायरेक्टर को मैनेजर बनाया है उस पर तो 164 लगेगा ही नहीं, बिकॉज वो तो डायरेक्टर का था। तो अगर कोई नॉन डायरेक्टर मैनेजर बना है वो सिर्फ ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन का ध्यान रखता है। आई होप दोनों सेक्शन का इंटरप्ले आपको समझ में आया हो। अब देखते हैं यहां पर एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन क्या कह रही है। तो एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन यहां पर ये कह रही है कि एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर बनने की मिनिमम एज है 21 साल, मैक्सिमम एज है 70 साल।
बस अगर आप चाहो 70 साल से ज्यादा वाले साल के इंसान को भी आप यहां पर एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बना पाओगे, यह करना संभव है, पर आपको अपने मेंबर से पास करवाना पड़ेगा एसआर। और अगर आपने जनरल मीटिंग बुलाई, मेंबर ने एसआर तो पास नहीं किया, मतलब 75% वोट्स फेवर में नहीं आए, पर जी मीटिंग के अंदर जो फेवर वाले वोट थे वो अगेंस्ट से ज्यादा आ गए, मतलब इतने वोट आ गए कि ओआर पास हो जाता। तो चाहिए तो एसआर था जो आ नहीं पाया, पर अगर ओआर पास हो जाए तब भी ऐसे इंसान को आप एमडी बना सकते हो अगर यहां पर सीजी आपको इजाजत दे दे। कहने का तात्पर्य है अगर मीटिंग में एसआर पास होता है बहुत बढ़िया, पर अगर एसआर फेल हो गया पर फेवर वाले वोट अगेंस्ट से ज्यादा है तो सीजी के अप्रूवल के बाद भी आप इस इंसान को अपॉइंट कर पाएंगे। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक दो सितारे मेरी तरफ से एक्स्ट्रा लगा लेना। तो ये आई आपकी पहली डिस्क्वालिफिकेशन एज की। सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन आपकी आ रही है अगर कोई पर्सन है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या अगर कभी भी वो इंसॉल्वेंट हुआ था। सर ऐसी सेम बात तो 164 में लिखी थी, बेटा ये 164 जैसा नहीं है। 164 का कहता था बेटा स्टेजेस ऑफ इंसॉल्वेंसी होती है, पहली स्टेज होती है एप्लीकेशन स्टेज, दूसरी आपकी होती है एडमिशन स्टेज, जब कोर्ट आपका केस एडमिट करता है, और जिस दिन आपका केस खत्म हो जाता है उस दिन कोर्ट आपको कर देता है डिस्चार्ज। तो बेटा वो सेक्शन कहता था जिस दिन आपका केस एडमिट हो जाता है इस दिन आप बनते हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इसके बाद आप 164 में डायरेक्टर नहीं बन सकते, पर जिस दिन आपको कोर्ट से डिस्चार्ज मिल जाएगा इस दिन आप बन जाते हो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इसके बाद 164 में आप डायरेक्टर बन सकते थे, पर ध्यान रखना 196 बहुत स्ट्रिक्ट है। ये कह रहे जी जिस दिन डिस्चार्ज हो जाओगे इसके बाद अगर आप एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर बनना चाहोगे यह बनना आपको अलाउड नहीं है। दैट इज वहां पर डिस्चार्ज के बाद आप नॉर्मल डायरेक्टरशिप एक्वायर कर सकते थे, पर यह कह रहे जी अगर आप अपने जीवन काल में एक बार इंसॉल्वेंट हुए हैं तो अब एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर नहीं बन पाएंगे। बेटा कब तक नहीं बन पाएंगे? जिंदगी भर। दैट इज यहां पर कोई टाइमलाइन नहीं है। तो अगर कोई भी इंसान अपने जीवन काल में एक बार दिवालिया हो गया, बेटा वो अपने फाइनेंसेस को अच्छे से नहीं संभाल पाया, तो अब कंपनी को संभालने की जिम्मेवारी हम उसको नहीं दे सकते, आप एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर नहीं बन सकते, ध्यान रखिएगा। फिर आया तीसरा पॉइंट, ये भी बड़ा स्ट्रिक्ट है कि जी अगर किसी भी पर्सन ने अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कभी भी सस्पेंड करी थी या उनके साथ कॉम्प्रोमाइज का अरेंजमेंट करा था। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मतलब जी क्रेडिटर से आपने 10 करोड़ रुपए का लोन लिया और उसको इतना रुला दिया कि एंड में उसने कहा यार मेरे 6 करोड़ भी लौटा दे, मैं तेरा बाकी लोन माफ कर दूंगा। तो आपने ऐसा एग्रीमेंट करवा दिया तो आपने उसका पूरा ही पैसा पे नहीं किया। तो ऐसे केस में आप किसी भी कंपनी के एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बन ही नहीं पाएंगे जिंदगी भर। और लास्टली अगर आपने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जिसके लिए 6 महीने से ज्यादा की जेल हुई है तो ऐसे केस में भी आप एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बन ही नहीं सकते। बेटा ये वाला पॉइंट भी 164 से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। 164 कहता था अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें 6 महीने उससे ज्यादा की जेल हुई है तब तो डिस्क्वालिफिकेशन आपकी आती थी 5 साल के लिए, पर अगर 7 साल की जेल थी तब लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालिफाइड थे। यहां पर ही क्या कह रहा है अगर 6 महीने की जेल हुई, कोई 5 साल नहीं देखना, जिंदगी भर के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये जो 196 है ये बड़े ही स्ट्रिक्ट ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा ले डाउन करता है एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर के लिए। अब आते हैं बच्चों इससे अगली बात पर, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ के भी एक कंफ्यूजन आता है। ये क्या कहना चाह रहा है बेटा? ये कह रहा है किसी भी कंपनी में एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर को अपॉइंट करने की 3 कंडीशन है। ये 3 कंडीशन आप पूरी करेंगे अपॉइंट करने के लिए। पहली कंडीशन क्या है? बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना है। सर ये तो 203 में भी पढ़कर आए। हाँ बेटा 203 वाली बात यहां पर दोबारा लिख दी, पर अगली बात इंटरेस्टिंग है। इसने क्या कहा? आपको अगली ही जनरल मीटिंग में मेंबर से ओआर से भी अप्रूवल लेना है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना बच्चों, आपने 203 पढ़ा जो आपका लग रहा था सीईओ पर, सीएफओ पर, सीएस पर। अगर इन लोगों को आप अपॉइंट करना चाहते हैं, इनके लिए बस 203 का बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है और आपका काम चल जाता है। पर अगर आप अपॉइंट करना चाह रहे हैं एमडी को, डब्ल्यूटीडी को, मैनेजर को, तो इनके लिए सिर्फ 203 के बोर्ड रेजोल्यूशन से काम नहीं चलता। इन वाले केएमपीस को अपॉइंट करने के लिए अगली जनरल मीटिंग में आपको ओआर भी पास करवाना पड़ेगा। तभी मैंने वहां पढ़ते हुए क्या कहा था बेटा, पहले आप डायरेक्टर बनते हो फिर आप एमडी की तरह अपॉइंट होते हो बोर्ड मीटिंग में, पर एमडी वाले केस में आपको अगली जनरल मीटिंग में मेंबर से फिर से ओआर से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि जी हमने इस वाले डायरेक्टर को एमडी के पद पर नियुक्त किया है। तो एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट यहां पर आती है। तो जी बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिए, ओआर भी चाहिए, और साथ में लॉ ने क्या कहा जी वो पर्सन जिसको आप अपॉइंट कर रहे हो वो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 5 का पार्ट 1 फॉलो करता हो। दैट इज वहां पर जो एक्स्ट्रा कंडीशन आएगी उसे वो भी पूरी करनी पड़ेगी। हालांकि अगर वो शेड्यूल 5 की कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा तब भी आप उसे एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बना पाओगे अगर सीजी अपना अप्रूवल दे दे। कहने का तात्पर्य है बेटा बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन जरूर चाहिए, ओआर भी पक्का चाहिए, पर आप या तो शेड्यूल 5 को फॉलो कर लो, तो शेड्यूल 5 में ये कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं ये मान लो। अगर इनको पूरा नहीं कर पा रहे कोई नहीं, आप सीजी का अप्रूवल ले लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। तो लास्ट केस में दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको पूरी करनी है। इस तरीके से एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर यहां पर अपॉइंट होगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात बेटा, डायरेक्टर ने किसी को एमडी बनाया,
मेंबर से अप्रूवल मांगने गए, मेंबर ने अप्रूवल दे दिया, बहुत बढ़िया। फिर अगर मेंबर ने अप्रूवल नहीं दिया तो इस दौरान उसने 1-1.5 महीने में लेट्स सपोज जो भी काम किए होंगे वो काम वॉइड हो जाएंगे, वैलिड रहेंगे, ऑब्वियसली वैलिड रहेंगे। दैट इज वेयर अपॉइंटमेंट इज नॉट अप्रूव्ड इन द जनरल मीटिंग, एनी एक्ट डन बिफोर सच अप्रूवल शैल बी वैलिड। लास्टली, किसी को भी एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर अगर आप अपॉइंट करते हैं तो MR1 फॉर्म फाइल करना पड़ता है 60 दिन के अंदर। अगला पॉइंट, बेटा ये प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब प्राइवेट कंपनी में एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर अपॉइंट करने के लिए आपको यह प्रोसेस फॉलो नहीं करना। पर ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी के एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर पर भी ये टेन्योर वाली बात भी लगती है और डिस्क्वालिफिकेशन वाली बातें भी लगती हैं। तो प्राइवेट कंपनी का एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर सिर्फ इस प्रोसीजर से एग्जम्प्ट है। और अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी का एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर प्रोसीजर से भी एग्जम्प्ट है और टेन्योर वाली बात से भी एग्जम्प्ट है। पर गवर्नमेंट कंपनी का भी एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर ये डिस्क्वालिफिकेशन वाली बातें पूरी करता है। तो यहां पर एग्जम्पशन थोड़ी सी यूनिक है, बिकॉज उसने क्या कहा, प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्रोसीजर से एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट कंपनी प्रोसीजर और टेन्योर दोनों से एग्जम्प्ट है, बट डिस्क्वालिफिकेशन वाली बातें तो आपको फिर भी फॉलो करनी है। आते हैं बच्चों आखिरी पॉइंट पर, और उसने क्या कहा था, जिसको भी आप एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर अपॉइंट करने जा रहे हैं वो या तो शेड्यूल 5 की कंडीशन को पूरा करे या सीजी का अप्रूवल ले। अब शेड्यूल 5 यहां पर क्या कह रहा है उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा ये एक्स्ट्रा कंडीशंस यहां पर आ रही है, फिर से वही बात, क्या बड़ा एक इंसान के लिए ये सारी कंडीशन मानना बिल्कुल मैंडेटरी है नहीं, क्योंकि अगर आप ये नहीं मानते तब भी आप एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर बन तो जाओगे पर सीजी का अप्रूवल लगेगा। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के झमेले से आपको बचना है तो ये कंडीशन आपको पूरी करनी है। अब देखते हैं बच्चों ये कंडीशन आपसे क्या कह रही है। पहले कंडीशन ने क्या कहा, वो जो एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर है, शेड्यूल के अंदर 19 कानूनों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है, उसमें आपका कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स भी कवर्ड है। तो वो जो इंसान है इन 19 में से किसी भी कानून में कभी जेल ना गया हो या उस पर कभी भी 1000 रुपए से ज्यादा का फाइन ना लगा हो। अगर दोनों में से कुछ भी हुआ है तो बिना सीजी के अप्रूवल के वो आ नहीं पाएगा। फिर बच्चों अगली कंडीशन आती है एक बड़े ही खतरनाक कानून की, जिसे हम कहते हैं कॉफे पीसा एक्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। तो ये कानून अप्लाई करता है अगर आप करते हो स्मगलिंग या आप अपने पास अनऑथराइज मैनर में फॉरेक्स होल्ड करके रखते हो, तो ऐसे केस में कानून लगता है। और इसने क्या कहा, बेटा कॉफे पीसा एक्ट में हमें जेल देखने की जरूरत नहीं है, फाइन इंपोज करने की भी जरूरत नहीं है। अगर इस कानून में आपको कभी डिटेन भी किया गया था तो ऐसे केस में आप एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर नहीं बन पाएंगे। डिटेन मतलब अगर आपको शक के बिना पर कभी भी अरेस्ट किया गया था तो भी आप यहां पर फंस जाओगे, बिना सीजी के अप्रूवल के आप अपॉइंट नहीं हो सकते। अब एक इंटरेस्टिंग बात, बेटा जो 19 एक्ट्स हैं या जो कॉफे पीसा एक्ट है, इसमें एक इंसान कभी भी डिटेन हुआ था और उसके बाद वो किसी कंपनी में एमडी बनना चाह रहा था, उसने सीजी से अप्रूवल ले लिया और सीजी का अप्रूवल मिल गया, फिर वो एमडी अपॉइंट हो गया। अब बेटा वो फ्यूचर में अगर दोबारा से कभी एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर बनना चाह रहा है, क्या फिर से सीजी का अप्रूवल ले? ऑब्वियसली नहीं। तो बेटा सीजी ने अगर एक बार अप्रूवल दे दिया तो ये वाला पॉइंट आपके लिए रिमूव हो जाता है। पर ध्यान रखना, सीजी के अप्रूवल के बाद अगर फिर से डिटेन हो गए फिर अप्रूवल ऑब्वियसली दोबारा लेना पड़ेगा। तो एक बार अगर सीजी का अप्रूवल आ गया फिर ये दोनों पॉइंट में आप नहीं फंसोगे। बेटा तीसरा पॉइंट वही वाला रिपीट हो गया कि मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 70 साल, या तो एसआर पास हो जाता, वरना फेवर वाले वोट अगेंस्ट से ज्यादा थे और उस केस में सीजी का अप्रूवल आपको लगेगा। तो इसलिए ये वाली बात यहां पर आ गई, अगर आप ये कंडीशन पूरी कर जाते हो सीजी के अप्रूवल से बच जाओगे। और लास्ट पॉइंट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर आजकल पेपर में सवाल बन रहा है कि भाई आपको एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर बनाना पड़ेगा इंडिया के ही किसी रेजिडेंट को। अगर आप किसी फॉरेनर को अपनी कंपनी का एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर बनाना चाह रहे हैं तो बड़ा ऐसे केस में पहले सीजी का अप्रूवल लगेगा। तो अगर आप हमारे किसी देशवासी को एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर बनाते हो कोई दिक्कत नहीं, बाहर के किसी इंसान को बनाओगे तो ऐसे केस में सीजी का अप्रूवल चाहिए। अब बच्चों यहां पर रेजिडेंट का मतलब क्या है, यहां पर रेजिडेंट का मतलब भी यूनिक है। उसने कहा जी यहां पर रेजिडेंट उसको मानेंगे जो लगातार पिछले 12 महीने से इंडिया में स्टे कर रहा हो। तो आपके मेरे जैसे लोग जो लगातार 12 महीने से इंडिया में ही रिसाइड कर रहे थे उनको यहां पर रेजिडेंट माना जाएगा। बस ये रेजिडेंट वाली कंडीशन एक केस में एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई पर्सन एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर बनना चाहता है ऐसी कंपनी का जो एसईजेड में ऑपरेट करती है, तो अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई कंपनी है तो एसईजेड इंडिया का पार्ट ही नहीं होती, मतलब उसे एक फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहां पर अगर आप चाहो किसी नॉन रेजिडेंट को भी एमडीडब्ल्यूटी मैनेजर बिना सीजी के अप्रूवल के बना दो, पर बाकी केसेस में सीजी का अप्रूवल लगेगा। तो यह आता है आपका सेक्शन 196 अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सन। तो बड़ा ये 203 और 196 का इंटरप्ले है, इनको बड़े ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद ये चैप्टर मैंने आपको बताया था 2 कानूनों में विभाजित है। पहला अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सन या केएमपी, तो उनके अपॉइंटमेंट की बातें तो आपने सीख ली। बेटा लास्ट लेक्चर जो इस चैप्टर का आ रहा है, जो सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है वो है रेम्युनरेशन, कि भाई डायरेक्टर भी आ गए, केएमपी भी आ गए, सब आ गए, अब उन्हें रेम्युनरेट करने की बात है। तो डायरेक्टर्स को कंपनी में कितनी सैलरी मिलेगी, बेटा उसके लिए बहुत पावरफुल सेक्शन आपका आता है, दैट इज सेक्शन 197। और आप बेटा अपने स्टडी मैट में या मेन बुक में जाकर देख लेना, ये एक सेक्शन कम से कम आपका 7 से 8 पेजेस के अंदर समाया हुआ है।
पर आपके ऑथर ने एक बहुत बढ़िया काम किया है बेटा, इस पूरे के पूरे सेक्शन की एक पेज के अंदर आपको सारी समरी दी हुई है। आप बस ये समरी कर जाना, कोई पॉइंट यहां पर मिस नहीं है, और इसके बाद पेपर क्रैक करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बेटा इस सेक्शन की समरी बनाने में मेरे को आज भी याद है कम से कम 2 से 3 दिन का समय लग गया था, बिकॉज इसको थॉट थ्रू करने में बड़ी दिक्कत आई थी। तो आते हैं जी और इसको पढ़ना करते हैं स्टार्ट। जस्ट गिव मी अ मिनट फॉर दैट। चलिए बच्चों आते हैं और 197 को डिस्कस करना करते हैं स्टार्ट। मेरे साथ इस सेक्शन में बड़े ध्यान से बने रहना बेटा, जिस फ्लो से मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी से बाद में रिवाइज करना, आपको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। बेटा सबसे पहली बात, ये सेक्शन जो है ये डायरेक्टर्स की सैलरी पर एक लिमिट लगाता है कि एक कंपनी में एक लिमिट से ज्यादा आप डायरेक्टर को सैलरी पे मत करना, बिकॉज बेटा कंपनी में पैसा मेंबर का लगा हुआ है, पता चला डायरेक्टर सारा ही पैसा सैलरी के फॉर्म में उड़ाकर ले गए, इसलिए लॉ मेकर ने यहां पर लगाई कुछ लिमिट। बस ये वाला सेक्शन आपका प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी के लिए एग्जम्प्ट है। तो प्राइवेट कंपनी पर आपका सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, मतलब प्राइवेट कंपनी में बेटा प्राइवेट ही कुछ लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो ऐसे केस में वो अपने हिसाब से अपनी सैलरी को डिसाइड कर पाएंगे। तो अगर आपने अपनी इंटर्नशिप में प्राइवेट कंपनीज में डीलिंग करी होगी, वहां पर भी डायरेक्टर सैलरी के फॉर्म में पैसा निकालते हैं, वहां पर आप कभी भी इस सेक्शन को एनालाइज करते ही नहीं, बिकॉज वहां पर पब्लिक मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये वाला सेक्शन जो आपका एप्लीकेबल है ये सिर्फ पब्लिक कंपनीज पर होने वाला है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो सकता है, तो वहां डायरेक्टर पब्लिक मनी को मिसयूज ना करें और ज्यादा सैलरी ना लेकर जाएं। तो लॉ मेकर ने लगा दिए कुछ लिमिट्स, और बच्चे यहां पर लिमिट कितनी आती है? सबसे पहले लॉ मेकर ने एक ओवरऑल लिमिट सेट करी है कि सारे डायरेक्टर्स मिलाकर के कभी भी कंपनी के प्रॉफिट का 11% से ज्यादा लेकर नहीं जा सकते। तो एक ओवरऑल कैपिंग यहां पर आ जाती है 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अगली बात बेटे, तो सारे डायरेक्टर्स का मिलाकर इन एग्रीगेट 11% की सैलरी की कैपिंग आई। फिर बात आई, अगर कंपनी में एक सिंगल एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर है, तो उस अकेले एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर को आप मैक्सिमम कितना पे कर पाओगे? 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, बिकॉज भाई यही कंपनी का सारा मेन काम संभालने वाला है, तो 5% ऑफ द प्रॉफिट तक आप इन्हें पे कर पाओगे। पर अच्छा लेट्स सपोज कंपनी में एमडी भी है और डब्ल्यूटीडी भी है, या एक एमडी है 2 डब्ल्यूटीडी है, या एक एमडी है 3 डब्ल्यूटीडी है, या मैनेजर है डब्ल्यूटीडी है। अगर एक से ज्यादा इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन है, तो बड़ा इन सारे एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर जो भी कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो, इनको मिलाकर के इन एग्रीगेट आप 10% से ज्यादा पे नहीं कर सकते। तो अगर सिंगल एमडी डब्ल्यूटीडी है 5%, अगर ज्यादा है इन एग्रीगेट 10% से ज्यादा पे नहीं करोगे। और बच्चों एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर के होने के बाद भी अगर कुछ पार्ट टाइम डायरेक्टर है, तो उन पर काम का प्रेशर तो ज्यादा होगा ही नहीं, बिकॉज सारा काम तो एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर संभाल रहा है। तो ऐसे केस में जितने भी आपके पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं, उन्हें टोटल मिलाकर कर आप 1% से ज्यादा पे मत करना। पर अगर कंपनी में एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर है ही नहीं, सिर्फ पार्ट टाइम डायरेक्टर्स है, तो उन पर काम का प्रेशर ज्यादा होगा। ऐसे केस में आप उन्हें कितना पे कर सकते हो? 3%। तो भाई अगर मैं मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है कि कंपनी में एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर ये वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो इन्हें मिलाकर कर इन एग्रीगेट 10% से ज्यादा पे नहीं करोगे। और इनके होने के बाद भी अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं, तो जो पार्ट टाइम डायरेक्टर को नॉर्मली सैलरी नहीं मिलती, वो सिर्फ सिटिंग फीस लेकर जाते हैं। पर अगर आप चाहो इन्हें कितनी सैलरी पे कर पाओगे? 1%। दैट इज एग्रीगेट मिलाकर डायरेक्टर की सैलरी कभी भी कितने से ज्यादा नहीं होगी? 11% से ज्यादा होगी नहीं। पर सर अगर मेंबर कह रहे हैं यार हमारा ना डायरेक्टर बड़ा मेहनती है, इतने से काम नहीं चलेगा, इसको तो ज्यादा पे करो, बेटा मेंबर अपना ही पैसा डायरेक्टर को लुटा देना चाहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। दैट इज इन सारी लिमिट्स को आप इंक्रीज करा सकते हो, उसके लिए मेंबर से क्या पास करा दोगे आप? एसआर। तो एसआर पास करके ये सारी लिमिट बढ़ाई जा सकती है। और बेटा ये जो ओवरऑल लिमिट है ये भी आपकी इंक्रीज हो सकती है। उस केस में शेड्यूल 5 की कुछ बातें फॉलो होगी, साथ में आपको जनरल मीटिंग का अप्रूवल लेना है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, नॉर्मली जब भी लॉ के अंदर ये लिखा होता है जनरल मीटिंग का अप्रूवल लीजिए, इसका मतलब क्या होता है? ओआर। पर ध्यान रखना, जब इंडिविजुअल लिमिट को बढ़ाने के लिए एसआर चाहिए, तो ओवरऑल लिमिट को बढ़ाने के लिए भी टेक्निकली क्या चाहिए होता है? एसआर। तो यहां लिखा जनरल मीटिंग जरूर है, पर इसको प्रैक्टिकली हम एसआर की तरह ही इंटरप्रेट करते हैं कि यहां भी आपको एसआर ही पास कराना पड़ेगा। बाकी पेपर में जो ना तो आप ओआर लिखना ना आप एसआर लिखना, आप क्या लिखकर आना? अप्रूवल लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग का। दैट्स इट। तो ये डायरेक्टर को आप ज्यादा सैलरी भी पे कर सकते हो, बस एक चीज का ध्यान रखना बेटा, अगर कंपनी में पैसा लगा हुआ है बैंक्स और पीएफआईज का, और आप पता चला उनका सारा पैसा डायरेक्टर को सैलरी के फॉर्म में उड़ा दो, और बाद में कहो जी कंपनी में पैसा बचा ही नहीं, आपका लोन पे नहीं कर पाएंगे, सॉरी कॉर्पोरेट वेल है, ऐसा थोड़ी ना चल पाएगा। तभी लॉ ने क्या कहा, अगर कंपनी ने पीएफआई नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या बैंकर या अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर से पैसा रेज किया हुआ है और उनके पैसे का कोई डिफॉल्ट आपने कर रखा है, ऐसे केस में अगर आपको डायरेक्टर को ज्यादा सैलरी पे करनी है, तो इवन उनका अप्रूवल भी आपको लेना पड़ेगा। तो बिना बैंक पीएफआई के अप्रूवल के आप डायरेक्टर को लिमिट से ज्यादा सैलरी पे नहीं कर सकते, बिकॉज उनका पैसा आप दे नहीं रहे और डायरेक्टर को ज्यादा सैलरी देना चाह रहे हो, तो यह बात एकदम गड़बड़ है। लास्ट पॉइंट, डायरेक्टर को आप जो सैलरी देते हो वो देते हो नेट प्रॉफिट्स के आधार पर। यहां पर वर्ड नेट प्रॉफिट का क्या मतलब है? तो बच्चों लॉ ने कहा नेट प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट करते हो 198 में, और इसके तुरंत बाद लॉ मेकर ने एक सेक्शन बना रखा है 198 जो आपको नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन सिखाता है।
बेटा ये वाला सेक्शन आपको इतने विस्तार में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं मोटा मोटा सेक्शन को रीड करना आपको सिखा रहा हूं, बिकॉज ये वाला सेक्शन आप अकाउंट्स में सीखते हो, अकाउंट्स का पार्ट है, पर सेक्शन की ड्राफ्टिंग कैसे हुई है वो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। तो बेटा यहां पर जो ड्राफ्टिंग हुई है वो कैसे हुई है, लॉ मेकर ने कहा आप कंपनी के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां पर पिक करिए, क्योंकि भाई डायरेक्टर को आप जो सैलरी दोगे वो बेटा पैट पर दोगे या पीबीटी पर दोगे, पीबीटी, बिकॉज डायरेक्टर ने अपनी मेहनत से प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाए थे, सरकार टैक्स लेगी तो इसमें डायरेक्टर बेचारे की क्या गलती, तो इसलिए 198 में आप जो प्रॉफिट पिक करते हो वो होते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर लॉ मेकर ने क्या कहा, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें आप ये वाले खर्चे अगर आपने अपने पीएनएल में लेस कर रखे थे इनको ऐड बैक कर देना, दैट इज फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर एडेड बैक अगर ये ऑलरेडी पीएनएल में डिडक्टेड थे, और फॉलोइंग इनकम्स आर रिड्यूस्ड अगर ये आपके ऑलरेडी पीएनएल में एडेड थी। तो अगर ये वाली इनकम पीएनएल में एडेड थी ही नहीं तो इग्नोर कर देंगे, पर अगर ऑलरेडी पीएनएल में एडेड थी तो ये आपके नेट प्रॉफिट में आई होगी, तो इसे नेट प्रॉफिट में से आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये वो वाले प्रॉफिट है जिनको कमाने के लिए डायरेक्टर की कोई मेहनत हुई नहीं है, ये तो किस्मत से आ गए। सर किस्मत से कैसे आ गए, फॉर एग्जांपल बेटा फोरफीटेड शेयर्स को उन्होंने रीसेल कर दिया तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत गेन आ गया, और इसमें डायरेक्टर की कोई मेहनत थोड़ी ना है, कंपनी का कैपिटल नेचर का कोई एसेट बेचा गया उस पर कोई प्रॉफिट हो गया, यहां पर डायरेक्टर की कोई मेहनत थोड़ी ना है, तो दैट इज व्हाई ये वाली जो इनकम है इन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। आगे फिर एक पॉइंट आया, जो एक्चुअल खर्चे होते हैं बेटा उन्हें आप लेस कर देना, जो एक्चुअल इनकम आपकी है उनको आप एड बैक कर देना, फॉर एग्जांपल सरकार से कोई सब्सिडी वगैरह आई इनके ऊपर आप डायरेक्टर को बिल्कुल सैलरी पे कर पाओगे। तो ये इस सेक्शन की ड्राफ्टिंग आती है, इस तरीके से सेक्शन ड्राफ्टेड है, एक बार आप रीड करके बस चले जाना। बस यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये सेक्शन कहता है जब आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं ना तो आप सारे एक्चुअल खर्चे लेस कर सकते हो, और उसमें एक और खर्चा लेस होता है, कौन सा, डायरेक्टर रेम्युनरेशन। तो बड़ा 198 में आप डायरेक्टर सैलरी भी लेस करते हो, फिर वो प्रॉफिट आपके पिक होते हैं। पर बच्चों जब मैं 197 के लिए 198 का प्रॉफिट का इस्तेमाल करूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि डायरेक्टर सैलरी लेस करने के बाद जो प्रॉफिट है उनका इस्तेमाल करो, नहीं, इलॉजिकल है, बिकॉज उस वाले सेक्शन में मेरे को प्रॉफिट के बाद ही तो पता चलेगा डायरेक्टर को सैलरी कितनी देनी है, तो मैं ये कहीं नहीं इसका प्रॉफिट डायरेक्टर की सैलरी के बाद वाला पिक करो। इसलिए जब आप 197 के पर्पस के लिए 198 वाले प्रॉफिट उठाते हो बेटा पूरा फॉर्मूला वही लगेगा, बस वहां पर जो डायरेक्टर सैलरी डिडक्ट करने वाली बात है उसको आप इग्नोर कर देना, तो बाकी सेक्शन एज इट इज है, बस डायरेक्टर सैलरी इग्नोर करने वाली बात को आप हटा देना, और बाकी आप अपने नेट प्रॉफिट पिक करना, वो 197 के लिए आपके नेट प्रॉफिट माने जाते हैं। बाकी अगर आपको 198 के प्रॉफिट कहीं सुना सुना लग रहा है, थोड़ा सेम बात आपने सुनी थी सीएसआर के सेक्शन में, तो जो सीएसआर में प्रॉफिट काउंट होते हैं वो 135 के अंदर यही 198 वाले कंसिडर किए जाते हैं। एनी विच वेज अभी आते हैं सेक्शन पर वापसी। तो 197 ने आपको क्या बताया, डायरेक्टर की सैलरी पर यह लिमिट आपकी लग जाती है, यहां पर नेट प्रॉफिट का क्या मतलब है, और ज्यादा सैलरी देने के लिए अप्रूवल कैसे आएगा। अब अगला पॉइंट, बेटा डायरेक्टर को आपने ये सैलरी प्रोवाइड कर दी और सैलरी पर आ गई एक लिमिट, तो लेट्स सपोज बच्चों आज एक कंपनी के नेट प्रॉफिट मान लेते हैं 100 करोड़ के हैं, और एक एमडी था, आप उसे 5 करोड़ की सैलरी पे करना चाह रहे थे जो आपने उसको पे करी। बेटा फिर एमडी साहब कह रहे हैं यार मैं ना इतनी सारी बोर्ड मीटिंग अटेंड करने आता हूं, मुकेश अंबानी बेटा अपना समय निकाल के किसी बोर्ड मीटिंग में अगर जा रहे हैं तो क्या उन्हें मीटिंग अटेंड करने का खर्चा मिलना चाहिए, बिल्कुल। बेटा जो खर्चा मिलता है उसे हम कहते हैं सिटिंग फीस, और एज पर लॉ कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को कितनी सिटिंग फीस दे सकती है, अप टू 1 लाख रुपीस पर डायरेक्टर पर मीटिंग, तो हर मीटिंग के लिए 1 लाख रुपए तक की सिटिंग फीस डायरेक्टर को यहां पर पे हो सकती है। तो लॉ ने क्या कहा, अगर आप डायरेक्टर को सिटिंग फीस दे रहे हो तो बेटा सिटिंग फीस उसकी मेन सैलरी से अलग है, तो ये आपकी सैलरी के लिमिट की कंपटीशन को इंपैक्ट नहीं करेगी, सिटिंग फीस आप उसे पे कर पाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, विमेन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो उनकी जो सिटिंग फीस है बाकी डायरेक्टर से कभी भी कम नहीं होगी, दैट इज सैलरी के अंदर आप सिटिंग फीस को काउंट मत करना, मैक्सिमम सिटिंग फीस आप पे कर सकते हो 1 लाख पर मीटिंग, और सिटिंग फीस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड विमेन डायरेक्टर कभी भी बाकी डायरेक्टर से कम नहीं हो सकती। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगली बात, जब आप सैलरी काउंट कर रहे हो एक और चीज का ध्यान रखना, कंपनी कई बार एक और चालाकी दिखाती है। बेटा चालाकी क्या दिखाती है, एमडी को नॉर्मल सैलरी दे दी, ठीक है, सिटिंग फीस दे दी, ठीक है, फिर एमडी साहब कह रहे हैं कंपनी काम करना, एज एमडी तो मेरे को 5 करोड़ दे रही है, कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की भी जरूरत है, मैं मार्केटिंग मैनेजर का भी काम संभाल लेता हूं, एज मार्केटिंग मैनेजर मेरे को 2 करोड़ और दे दियो। कंपनी के लिए ये बढ़िया है, ये सेक्शन को बाईपास करने का अच्छा तरीका कि मैं एमडी को एमडी की तरह सैलरी ना दूं, उसे किसी दूसरी कैपेसिटी में सैलरी दे दूं। तो बेटा क्या इसको बाईपास करना इतना आसान होगा, ऑब्वियसली नहीं। तो लॉ ने क्या कहा, अगर आप ये चला के दिखाओगे और आप अपने डायरेक्टर को किसी और चीज के लिए सैलरी पे कर रहे हो तो वो भी इस सेक्शन की सैलरी में काउंट हो जाएगा, दैट इज सैलरी इंक्लूड्स रेम्युनरेशन पेबल इन एनी अदर कैपेसिटी। तो अगर किसी दूसरी कैपेसिटी में आप डायरेक्टर को पैसा देने की कोशिश करेंगे वो भी उसकी सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा, और लॉजिकल है। पर बच्चों यहां पर अब आई एक इंटरेस्टिंग बात, इसको भी बड़े ध्यान से समझना। तो हमने क्या जाना, सिटिंग फीस इस सेक्शन में काउंट नहीं होगी, अदर कैपेसिटी में दी गई सैलरी काउंट हो जाएगी। और अगला बात जो बता रहा हूं बड़े ध्यान से समझना, मजा आएगा, बहुत प्यारी बात है,
और पहली बार अगर इस बात को समझ रहे हो तो कमेंट यहां पर बनता है। बेटा लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कंपनी का नाम है मेदांता लिमिटेड। तो बेटा गुड़गांव में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मेदांता नाम से लिस्टेड कंपनी है। बेटा इसके जो कर्ता रहते हैं, इसके जो प्रमोटर है, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब है, वो है डॉक्टर नरेश त्रिहान जी। तो बेटा बहुत बड़े आदमी है, इंडिया के अंदर बाईपास सर्जरी लेकर के आए थे। तो आज ये इस कंपनी में एमडी भी है। बेटा कंपनी का प्रॉफिट था 100 करोड़ का, तो ये यहां पर 5 करोड़ की सैलरी ड्रॉ कर रहे थे, मान लेते हैं एक बार के लिए। और बेटा आज मेदांता के अंदर आ गया किसी बड़े नेता के हार्ट सर्जरी का केस। बड़ा बड़ा नेता है, हल्के डॉक्टर से तो काम कराएगा ही नहीं। तो डॉक्टर नरेश त्रिहान जी यहां पर आए ये सर्जरी करने के लिए। बड़ा नरेश त्रिहान जी अगर सर्जरी करते हैं, बड़ा लेट्स सपोज उन्होंने इस सर्जरी को करने के लिए 10 लाख रुपए की फीस चार्ज करी, तो बड़ा क्या उन्हें सर्जरी करने के लिए 10 लाख रुपए की फीस हम दे सकते हैं? बिल्कुल देंगे। बड़ा इतने रेप्यूटेड डॉक्टर है, वो अगर एक पेशेंट को हाथ लगा रहे हैं, उनका पैसा चार्ज करना बनता है। पर कहने वाला क्या कहेगा, यार वो ऑलरेडी 5 करोड़ ड्रॉ कर रहे हैं और कंपनी से अगर किसी दूसरी कैपेसिटी में पैसा लेना है, पहले जाकर मेंबर से अप्रूवल लेकर आओ। क्या ये बात लॉजिकल है? बिल्कुल भी नहीं। तो लॉ ने क्या कहा, अगर नॉर्मली आप डायरेक्टर से अदर कैपेसिटी में कुछ भी पेमेंट करते हो, वो इस सेक्शन के अंदर काउंट होगा। पर अगर आप उसे किसी ऐसी कैपेसिटी की पेमेंट कर रहे हो जो काम उसने प्रोफेशनल कैपेसिटी में किया है और जिसको करने के लिए वो क्वालिफाइड था, तो ये वाला पेमेंट इसकी इस सेक्शन के लिमिट में काउंट नहीं होगा। मतलब अगर डायरेक्टर ने सर्विसेज प्रोफेशनल नेचर की दी है जिसके लिए वो क्वालिफाइड थे, तो वो यहां पर कंसीडर नहीं होगा, ये पैसा आप यहां पर पे कर पाओगे। तो कहने का तात्पर्य है ये 10 लाख आप उन्हें पे कर सकते हो, पर ध्यान रखना बेटा कंपनी ने अपने डायरेक्टर को डायरेक्टर सैलरी से ओवर एंड अबव कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करी है। तो यहां पर 197 में तो कोई भी समस्या नहीं है, पर यहां पर एक दूसरा सेक्शन अप्लाई करेगा जो आपने डायरेक्टर्स के सेकंड चैप्टर के रिवीजन में पढ़ा था, एंड दैट वाज सेक्शन 188 ओपीपी, ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट फॉर अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। बिकॉज डायरेक्टर मेरा रिलेटेड पार्टी है और उसे मैं कंपनी में अगर कुछ भी एक्स्ट्रा पे करता हूं, तो ऐसे केस में ये उसकी ओपीपी का पार्ट मान लिया जाएगा। तो यहां पर आपको उस सेक्शन का कंप्लायंस जरूर करना पड़ेगा, बिकॉज रिलेटेड पार्टी के साथ आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आई होप ये पॉइंट आपने लिंक किया हो, और बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है। तो बात क्या बनी कि डायरेक्टर की सैलरी में डायरेक्टर सैलरी आएगी, सिटिंग फीस नहीं आएगी, किसी और कैपेसिटी में पेमेंट करा वो आएगा। पर अगर वो प्रोफेशनल नेचर में कोई काम कर रहा था, वो यहां पर आप काउंट मत करना, उससे हम कर देंगे एक्सक्लूड, तो वो पैसा पे करना आपको अलाउड हो जाएगा। आखिरी बात, एक दो पॉइंट को और कनेक्ट करते हैं। बेटा आज मेदांता को ना किसी बैंक से एक लोन चाहिए था। मेदांता लोन मांगने गया बैंकर से 500 करोड़ रुपए का। बैंकर कह रहे जी लोन तो दे दूंगा, पर मेरे को गारंटी दिलवाइए। बेटा डॉक्टर नरेश त्रिहान ने इस लोन के लिए गारंटी प्रोवाइड करी, और मार्केट में बड़ा नॉर्मल है कि अगर कोई इंसान आपके लिए गारंटी देता है तो वो उसके लिए कभी कभी कुछ कमीशन चार्ज कर लेता है। तो बेटा अगर मेदांता डायरेक्टर को गारंटी देने के लिए कोई कमीशन पे कर रहा है, क्या वो उसकी डायरेक्टर सैलरी का पार्ट बनेगा? ऑब्वियसली नहीं। तो इसलिए आप उनकी सैलरी में से गारंटी कमीशन को भी एक्सक्लूड कर देना। आखिरी एक पॉइंट जिसके साथ डायरेक्टर की सैलरी में क्या क्या आता है वो इंक्लूड होगा, बेटा वो आता है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो बेटा कभी कभी कंपनीज ना अपने डायरेक्टर के लिए एक इंडेमनिटी इंश्योरेंस करा लेती है कि अगर हमारे डायरेक्टर से कोई गलती हो गई और कंपनी को कोई फाइन पेनल्टी पे करना पड़ा, तो इंश्योरेंस उस रिस्क को कवर कर देता है। तो इस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम जाता है, क्या ये डायरेक्टर की सैलरी का पार्ट बनता है? कभी भी नहीं। पर ये अगर डायरेक्टर गिल्टी पाया गया तो जो प्रीमियम आप पे करोगे वो उसकी सैलरी का पार्ट बिल्कुल बनेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। चलिए बच्चों, आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स यहां पर पढ़े हों, एंड डायरेक्टर की सैलरी में क्या क्या नहीं आएगा, क्या आएगा, वो सारी बातें आपको क्लियर है। वेरी रियली सॉरी, बीच में अगर थोड़ी बहुत नॉइस आपको आ रही थी, तो मेरी बिटिया है वो यहां पर मेरे को बुला रही थी, तो बीच में उस चीज की नॉइस थी, तो इनकेस अगर कोई नॉइस आई है उसको इग्नोर करिएगा। तो यहां तक कि अगर मैं सारी बात को लास्ट बार फिर से समाप्त करूं, बेटा इस सेक्शन के अंदर जब आप डायरेक्टर की सैलरी काउंट करते हैं, तो उसमें डायरेक्टर को जब नॉर्मल सैलरी पे करेंगे वो तो इंक्लूड होता है। अगर उसको आपने कोई सिटिंग फीस दी है, वो इस सेक्शन के अंदर काउंट नहीं होता, तो वो इस सेक्शन की लिमिट को इंपैक्ट नहीं करेगा। अगर आप डायरेक्टर को किसी दूसरी कैपेसिटी में कोई भी पेमेंट करते हैं, वो यहां पर आएगा। पर अगर उसने वो काम प्रोफेशनल कैपेसिटी में किया है जिसके लिए वो क्वालिफाइड थे, तो वो नहीं आएगा। अगर डायरेक्टर ने कोई गारंटी कमीशन यहां पर पे करी है, वो ऑब्वियसली सैलरी का पार्ट नहीं है। और अगर कंपनी ने कोई इंडेमनिटी इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है, वो नॉर्मली तो डायरेक्टर सैलरी का पार्ट नहीं होता। पर अगर डायरेक्टर गिल्टी पाया गया, तो जो भी प्रीमियम आपने पे किया है, फिर वो उसकी सैलरी में बिल्कुल काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर आप डायरेक्टर की सैलरी करते हैं कैलकुलेट, तो ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड होती हैं या एक्सक्लूड होती हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन। अगली बात, बेटा आपको डायरेक्टर को सैलरी पे करनी थी, और आपको पता चला आपने जो डायरेक्टर को सैलरी पे करी इतनी टफ थी कैलकुलेट करना कि आप उसको ज्यादा सैलरी पे कर गए। तो अगर आपने डायरेक्टर को एक्सेस सैलरी पे कर दी है, तो क्या ऐसे केस में आप उससे एक्स्ट्रा सैलरी रिकवर कर पाएंगे? बिल्कुल होता ही। ऐसे केस में लॉ ने क्या कहा कि डायरेक्टर आपको सारा का सारा एक्स्ट्रा सैलरी कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा अगले 2 साल में। बस एक केस में डायरेक्टर एक्स्ट्रा सैलरी लाकर देने से बच सकता है, अगर मेंबर ने एसआर से अप्रूवल दे दिया और पीएफआई का अप्रूवल आ गया था, दैट इज ज्यादा सैलरी पे करने के लिए जो कंडीशन यहां पर पूरी करनी होती थी, अगर डायरेक्टर वो कंडीशन पूरी करवा दे, तो ऐसे केस में सैलरी रिफंड करने से वो बच जाएगा।
एंड लास्ट एक छोटा सा पॉइंट और, ये बस एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि जितनी भी आपकी लिस्टेड कंपनीज होती हैं बेटा, वो ईयर एंड पर जब अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाती हैं सेक्शन 134 में, उसमें वो एक बात डिस्क्लोज करेंगे, रेशियो ऑफ द मीडियन सैलरी। मतलब वो ये बताएगी देखो जी, हमने अपने एमडी को यहां पर पे किया है 10 करोड़ की सैलरी, और हम अपने जितने भी एम्प्लॉइज को जो भी सैलरी पे करते हैं, लेट्स सपोज हमारे सारे के सारे एम्प्लॉइज की मीडियन सैलरी जो आ रही है, मीडियन सैलरी यहां पर आ रही है, मान लेते हैं जी 10 लाख। तो हमारा जो एमडी है वो हमारे नॉर्मल एम्प्लॉइज की मीडियन सैलरी के मुकाबले 100:1 की रेशियो में पैसा लेकर जाता है। बेटा मीडियन सैलरी का मतलब आप समझते होंगे, बचपन में आपने सीखा होगा ना कि एम्प्लॉइज को जितनी सैलरी दी गई, जितने डेटा सेट है, उसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, और जो सेंटर मोस्ट अमाउंट आता है उसको मीडियन सैलरी कहते हैं। तो बेटा इससे यह पता चलेगा कि नॉर्मल लोगों को इतनी सैलरी दे रहे हैं और एमडी साहब उसके मुकाबले इतनी ज्यादा, इतनी गुना सैलरी लेकर गए, तो इसका डिस्क्लोजर आपको लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट में देना पड़ता है, सॉरी बोर्ड रिपोर्ट में देना पड़ता है। एंड जी फाइनली डायरेक्टर को जो ये सारी सैलरी पे करनी है, सैलरी पे करोगे कैसे? या तो बेटा उसका हर महीने का एक फिक्स अमाउंट बांध दो, दैट इज मंथली रेम्युनरेशन, आप फिक्स कर दीजिए। तो लिमिट से सैलरी मोटी मोटी कैलकुलेट करिए, पर मंथ का एक अमाउंट निकालिए, उतना पे कर दीजिए। या झंझट ही खत्म, आप परसेंटेज टर्म्स में उनकी सैलरी फिक्स कर दो कि भाई जितना प्रॉफिट कमाओगे इतनी परसेंट सैलरी ले जाना, वरना कुछ फिक्स कुछ वेरिएबल, वो यहां पर कॉम्बिनेशन बनाकर आप उन्हें पे कर पाएंगे। तो ये आती है बच्चों डायरेक्टर्स की सारी सैलरीज की एक लिमिट। पर ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद मेरा आपसे एक सवाल, बेटा कंपनी का नाम आपने सुना होगा पेटीएम, एक नाम आपने सुना होगा जेप्टो। बेटा ये मैं उन कंपनीज के एग्जांपल ले रहा हूं जिनमें प्रॉफिट है ही नहीं, दैट इज जो आज तक लॉस मेकिंग है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर रिसेंटली आया है तो आ गया, पर इतना नहीं आया कि डायरेक्टर को सैलरी पे कर पाए। दैट इज या तो इन कंपनी में हो रहा है लॉस, या बेटा प्रॉफिट हो रहा है मात्र कुछ ही अमाउंट का, दैट इज प्रॉफिट यहां पर हुआ लेट्स सपोज 10 करोड़ का, और सारे डायरेक्टर्स को मिलाकर के सैलरी देनी है 50 करोड़ की। तो जी जिस कंपनी में लॉस हुआ है, क्या वहां पर डायरेक्टर कुछ कमाएगा ही नहीं? सारे साल आएगा, काम करेगा, एंड में कुछ नहीं लेकर जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। तो लॉ ने बेटा इस चीज का भी कानून बनाया, और यही सेक्शन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर किसी कंपनी को लॉस हुआ है या किसी कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स तो हैं पर प्रॉफिट्स है इनएडिक्वेट, फिर भी वो कंपनी डायरेक्टर को सैलरी पे कर तो पाएगी, और सैलरी पे करने के लिए अब की बार जो लिमिट्स है वो निकल कर आएंगे शेड्यूल 5 से। तो आपने आज ही की रिवीजन वीडियो में शेड्यूल 5 का पार्ट 1 पढ़ा था, जहां पर आपने सीखा था कि एमडीडब्ल्यूडी मैनेजर बनने के लिए बिना सीजी के अप्रूवल के क्या क्या कंडीशन पूरी करनी है। अब बच्चों इस शेड्यूल का आता है पार्ट नंबर 2, और यह आपको सिखाता है कि अगर कंपनी में लॉस है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, फिर भी वो अपने डायरेक्टर को सैलरी पे करना चाहती है, तो कितनी सैलरी वो पे कर पाएगी। अब बड़े ध्यान से इसको समझना बेटे, जो शेड्यूल 5 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें डायरेक्टर को सैलरी पे करने के 2 रास्ते हैं। या तो आप पहले रास्ते से सैलरी पे कर दो, या आप दूसरे रास्ते से पे कर दो। बेटा पहले मैं बात करता हूं पहले रास्ते की। पहला रास्ता क्या कह रहा है कि जी कंपनी अगर तेरे को लॉस हुआ है फिर भी तू डायरेक्टर को सैलरी पे करना चाहती है, तो बेटा डायरेक्टर को कितनी सैलरी पे हो, क्योंकि कंपनी तो लॉसेस में है। तो अब की बात प्रॉफिट के आधार पर तो मैं सैलरी दे ही नहीं सकता, बिकॉज प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। तो ऐसे केस में आप जो डायरेक्टर को सैलरी पे करोगे वो आप किस बेसिस पर पे कर देना कि उसने कंपनी में कितनी कैपिटल मैनेज करी, या हम कह सकते हैं उसने कंपनी में कितनी इफेक्टिव कैपिटल मैनेज करी। तो अगर उसने ज्यादा पैसा संभाला है ज्यादा सैलरी, कम पैसा संभाला है कम सैलरी, दैट इज अब की बार उसकी जो सैलरी की लिमिट है वो कैलकुलेट होगी इफेक्टिव कैपिटल के आधार पर। अब बच्चों यहां पर इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या है वो भी लॉ मेकर ने डिफाइन किया, पहले तो वही समझ लेते हैं। बेटा एक बेसिक से सवाल का जवाब देना, जब आप इफेक्टिव कैपिटल देखोगे क्या उसमें इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंस कैपिटल दोनों आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। क्या उसमें लॉन्ग टर्म लोन्स भी आने चाहिए कि बेटा क्या लॉन्ग टर्म लोन का पैसा भी धंधे के अंदर मैनेज करना पड़ता है? बिल्कुल वो भी आएगा। तो जो इफेक्टिव कैपिटल की कैलकुलेशन है उसके कैलकुलेशन का फॉर्मूला बड़ा आसान है, उसमें आप वो सारा अमाउंट इंक्लूड कर लेना जो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होता है और लॉन्ग टर्म में डायरेक्टर को उस पैसे को मैनेज करना होता है। दैट इज इफेक्टिव कैपिटल में आप पेड अप कैपिटल काउंट करना जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आएगा। पर ध्यान रखना अगर कोई है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये पैसा अभी अलॉट नहीं हुआ तो फ्यूचर में रिफंड हो जाएगा, तो ये पैसा धंधे में इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसको हम कर देंगे एक्सक्लूड, बाकी अमाउंट पर आप डायरेक्टर को सैलरी पे करिएगा। दूसरा यहां पर शेयर प्रीमियम ऐड कर दीजिए, सारे रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करिए, बस एक रिजर्व आपको इग्नोर करना है, दैट इज रीवैल्यूएशन रिजर्व, और साथ ही साथ जितने भी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं वो भी यहां पर ऐड हो जाएंगे। पर ध्यान रखना जो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है उन्हें आप इग्नोर करेंगे। इन नटशेल बेटा इसका जो फॉर्मूला है काफी हद तक कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले से इंस्पायर्ड है। तो सारी कैपिटल एक्सक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन में डिपेंडिंग अलॉटमेंट, प्रीमियम, सारे रिजर्व एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन, सारे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इनको आप काउंट करिए। और लायबिलिटी साइड पर ये सारे अमाउंट जोड़ने के बाद आपने एसेट साइड पर क्या देखा, डायरेक्टर ने चला के दिखाई, ये सारे पैसे में से कुछ पैसा उसने आगे इन्वेस्ट कर दिया ताकि उसके अपने एफर्ट ही ना लगे। तो उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर डाली और कह रही इन्वेस्टमेंट कमा कर देगी, मैं क्यों हेडेक लूं। तो लॉ मेकर कह रहे डायरेक्टर देख अगर पैसा खुद ना मैनेज करके तो आगे इन्वेस्ट कर देगा तो जो भी अमाउंट निकल कर आएगा इसमें से हम उस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को लेस कर देंगे।
तो उस पर तेरे को सैलरी नहीं मिलेगी। पर बच्चों अगर ये कंपनी ही इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, काम ही ये था, तब क्या उसको सैलरी मिलनी चाहिए? बिल्कुल। तो अगले पॉइंट ने क्या कहा, ये सारी चीजें ऐड करने के बाद इसमें से आप कंपनी की इन्वेस्टमेंट लेस कर देना, पर इन्वेस्टमेंट लेस करने वाली बात अप्लाई नहीं करती इन्वेस्टमेंट कंपनी में, लॉजिकल है। साथ ही साथ जितना पैसा डायरेक्टर डुबा चुका है, दैट इज एक्यूमुलेटेड लॉसेस, या जो आपके फिक्टिशियस एसेट है उसे भी लेस कर देना, फिर जो अमाउंट निकल कर आएगा वो कहलाती है कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल, और इसके आधार पर आप अपने डायरेक्टर को सैलरी पे करोगे। अब एक और सवाल, लेट्स सपोज साल चल रहा है 26-27 और आपको डायरेक्टर को सैलरी पे करनी है, इफेक्टिव कैपिटल के आधार पर पे करोगे। तो बड़ा इफेक्टिव कैपिटल कब की देखूंगा, जब ये साल खत्म हो जाएगा तब की, थोड़ा सैलरी तो भी देनी है, इसलिए लॉ ने क्या कहा, इफेक्टिव कैपिटल आप देखना पिछले साल के आखिरी दिन की, दैट इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे। पर एक इंटरेस्टिंग बात, बेटा अगर कंपनी बनी ही 26-27 में है और पहले साल में डायरेक्टर को सैलरी देनी है, तो पिछले साल की इफेक्टिव कैपिटल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो लॉ ने क्या कहा, जिस दिन आपने डायरेक्टर को अपॉइंट किया था उस दिन की जो इफेक्टिव कैपिटल होगी उसके हिसाब से आप उसे सैलरी पे कर देना। कहने का तात्पर्य है, अगर आज वेयर द अपॉइंटमेंट इज मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वाली इफेक्टिव कैपिटल पिक कर लेना। अगर अदर केस है तो इफेक्टिव कैपिटल आप देखोगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की। तो इस तरीके से आपकी इफेक्टिव कैपिटल यहां पर काउंट होगी, और जो भी इफेक्टिव कैपिटल निकल कर आएगी उसके आधार पर आप डिसाइड करना कि आप डायरेक्टर को कितनी सैलरी पे करोगे। अब आते हैं इसके अलग अलग स्लैब पर। थोड़ा आपने जो इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करी, या तो वो नेगेटिव आ गई या वो आई है 5 करोड़ से कम, तो ऐसे केस में आप डायरेक्टर को कितनी सैलरी पे कर पाओगे, 60 लाख पर एनम। तो हर साल का 60 लाख रुपया आप यहां पर मैनेजीरियल पर्सन को पे कर सकते हो। ध्यान रखना ईयरली है, तो अगर आपने उसको सिर्फ 8 महीने के लिए अपॉइंट किया था, प्रोपोर्शनेट कर लेंगे, दैट इज इंप्लाइड। तो 60 लाख रुपया एक साल का पे कर पाएंगे मैनेजीरियल पर्सन को। और बच्चों मैनेजीरियल पर्सन, इस वर्ड का मतलब क्या है, एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर। तो ये जो बात आप सीख रहे हो ये सिर्फ एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर के लिए है। तो 5 करोड़ से कम की कैपिटल पर 60 लाख रुपया आप उसे पे कर सकते हो। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल है 5 करोड़ या उससे ज्यादा पर 100 करोड़ से कम, तो इफेक्टिव कैपिटल आप पे कर पाएंगे 84 लाख। अगर इफेक्टिव कैपिटल है 100 करोड़ या उससे ज्यादा बट 250 करोड़ से कम, तो ऐसे केस में आप उन्हें पे कर सकते हैं 120 लाख। और अगर 250 करोड़ से भी ज्यादा की इफेक्टिव कैपिटल है तो ऐसे केस में 120 लाख के साथ साथ जितनी भी इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ से ज्यादा है उसका 0.01%, बच्चों 0.01% कैलकुलेट कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल इफेक्टिव कैपिटल थी 400 करोड़, तो जो बाकी का एक्सेस में 150 करोड़ है उसका 0.01%। तो पहले तो परसेंट हटाने के लिए 2 जीरो लगाना, फिर डेसिमल हटाने के लिए 2 जीरो लगाना, दैट इज जो भी अमाउंट आएगा उसे आपको 10,000 से डिवाइड करना है, फिर ये जो अमाउंट निकल कर आएगा प्लस 120 लाख, इतनी सैलरी आप उन्हें ईयरली पे कर पाएंगे। तो ये अलग अलग स्लैब आ रही है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस यहां पर है। तो इतनी इफेक्टिव कैपिटल आप उन्हें यहां पर पे कर सकते हैं। पर बच्चों ये जो इफेक्टिव कैपिटल है ये है मैनेजीरियल पर्सन के लिए, और पहले कानून में ना ये बात यहीं पर खत्म हो जाती थी। तो जो मेरे बाकी डायरेक्टर्स है, पार्ट टाइम डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो बड़े नाराज चलते थे। वो कहते थे जी लॉस के केस में आप इनको तो सैलरी दे देते हो, हमारा क्या। तो लॉ में एक अमेंडमेंट लाई गई और इसी टेबल में एक नया कॉलम ऐड किया गया, और अब आप बाकी के डायरेक्टर्स को भी सैलरी पे कर सकते हो। मतलब जो मैनेजीरियल पर्सन नहीं भी है, आप चाहे तो उसे भी सैलरी पे कर दो, बस उन्हें सैलरी बेटा नॉर्मल डायरेक्टर से ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, ऑब्वियसली कम मिलेगी, बिकॉज इन पर काम का प्रेशर ही कम है, पार्ट टाइम डायरेक्टर है। तो इनके लिए भी स्लैब की लिमिट सेम है। अमाउंट कितना हो गया, 12 लाख, 17 लाख, 24 लाख, और एक्स्ट्रा के केस में 0.01%। और याद करना आसान है, जो मैनेजीरियल पर्सन का अमाउंट आया था उसको आप डिवाइड कर देना अप्रोक्सीमेटली 5 से। तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 84 को डिवाइड करेंगे बेटा लगभग 17 आएगा। तो 17 का 5 टाइम्स 85 होता है, तो यहां पर 84 था, उसका 1/5 करोगे लगभग 17 आएगा। 120 का 1/5 24 ही आएगा। तो बाकी सारे अमाउंट आपके सेम है। तो इनकी सैलरी कैलकुलेट करना आपके लिए बड़ा आसान है। और ध्यान रखना बच्चों, ये जो भी लॉसेस के केस में सैलरी पे करनी है, क्या मेंबर की इजाजत के बिना हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए नीचे सैलरी पे करने की कुछ कंडीशन आई, और कंडीशन ने क्या कहा, पार्ट ए की सैलरी पे करने के लिए आपको मेंबर से पास करवाना पड़ेगा ओआर। पर अगर मेंबर यहां पर एसआर पास कर दे तो ऐसे केस में आप इन लिमिट से भी ज्यादा सैलरी पे कर सकते हो। तो ये टेबल वाली सैलरी देने के लिए बच्चों नॉर्मली चाहिए होता है ओआर, पर अगर एसआर से इजाजत मिल जाए तो फिर आप जितनी मर्जी सैलरी पे करिए। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। बेटा पहले कानून में क्या लिखा होता था, टेबल जितनी सैलरी पे करनी है ओआर पास करो, टेबल से डबल सैलरी पे करनी है तो एसआर पास करो, और डबल से भी ज्यादा सैलरी पे करनी है तो सीजी का अप्रूवल लो। पर बेटा सीजी ना अप्रूवल दे देकर थक गया था। ऐसी कंपनी बार बार सरकार के पास आई थी, सरकार कह रहा है हमारा काम इतना बढ़ा दिया, तो सरकार ने यहां पर अमेंडमेंट करी और यहां से सीजी अप्रूवल वाली बात हटा दी और एसआर में से डबल वाली बात हटा दी। बेटा एसआर में से डबल वाली बात हटाने का मतलब क्या है, अगर एसआर पास हो जाएगा
फिर आप जितनी मर्जी चाहें टेबल से ज्यादा सैलरी पे कर सकते हो। अब डबल की कोई भी लिमिट यहां पर नहीं है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये आई एक कंडीशन ओआर या एसआर की। साथ में 3 कंडीशन और है कि जी सैलरी पे करने के लिए ध्यान रखना आपको डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर कंपनी में नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी है उनका अप्रूवल भी लगेगा। मेक श्योर करना बैंक, पीएफआई, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या सिक्योर्ड क्रेडिटर का कोई डिफॉल्ट ना हो। अगर उनका डिफॉल्ट है तो इवन उनका अप्रूवल भी लगेगा। ओआरएसआर वाली बात आप ऑलरेडी पढ़ चुके। और जब मेंबर से ओआरएसआर पास कराओगे तो उस मीटिंग की एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारे डिस्क्लोजर दे देना कि आप डायरेक्टर को कितनी कितनी सैलरी पे कर रहे हो। बच्चों ये आता है आपका पार्ट नंबर ए। पर बात यहां पर समाप्त नहीं हुई, बिकॉज हमने क्या जाना था, शेड्यूल 5 में सैलरी पे करने का एक और रास्ता है। पर बच्चों जो बताऊंगा ध्यान से समझना बेटा, ये रास्ता ना पहले कंपनीज अपनाती थी क्योंकि ये पहले यूजफुल था। ये रास्ता बनाया गया था कंपनी में ऐसे डायरेक्टर को सैलरी पे करने के लिए जो कंपनीज में आते हैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में। तो किसी बहुत बड़े सीए को, सीएस को, लॉयर को, बहुत बड़े प्रोफेशनल बंदे को आप अपनी कंपनी में लाना चाह रहे हो, तो उसे अगर लाना है और कंपनी को रिवाइव करना है तो उसे अच्छी खासी सैलरी देनी पड़ेगी ताकि लॉस मेकिंग कंपनी अच्छी हो पाए। तो इसके लिए लॉ के अंदर पहले एक रास्ता था। पहले रास्ता था क्यों? बिकॉज मेरा पहले रास्ता इसलिए दिया गया था क्योंकि पार्ट ए के अंदर ना सैलरी पे करने पर लिमिट थी। पहले पार्ट ए कहता था कि डायरेक्टर को ओआर पास करके नॉर्मल सैलरी पे करो, एसआर पास करके डबल पे करो, और उससे ज्यादा पे करनी है तो सीजी का अप्रूवल लो। तो पहले कंपनी सीजी का अप्रूवल लिए बिना अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी वाले डायरेक्टर को पार्ट बी में सैलरी पे करती थी। और बच्चों पार्ट बी में सैलरी पे करने के लिए भी क्या पास करना पड़ता है? एसआर। पर अब कोई भी कंपनी पार्ट बी वाला रास्ता अपनाती ही नहीं। बेटा पार्ट बी वाला रास्ता वो अपनाती क्यों नहीं? क्योंकि अगर एसआर पास हो जाए तो बेटा पार्ट ए में अब सीजी के अप्रूवल की कोई जरूरत ही नहीं है। एसआर से अगर इजाजत मिलती है तो पार्ट ए के तहत ही आप डायरेक्टर को जितना मर्जी पे कर सकते हो। तो दैट इज वाई अब कोई भी कंपनी पार्ट बी के रास्ते पर चलती ही नहीं है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो। पहले यूजफुल था तो पहले इसका इस्तेमाल होता था जब सीजी का अप्रूवल चाहिए होता था पार्ट ए में, तो कंपनी ना सीजी के पास नहीं जा रही, पार्ट बी का इस्तेमाल कर लेती हूं। पर अब बेटा पार्ट बी में कोई जाता नहीं है बिकॉज पार्ट ए का रास्ता आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। तो बेटा कानून में बहुत जल्दी अमेंडमेंट आनी चाहिए और ये पार्ट बी वाली सारी बातों को यहां पर डिलीट कर देना चाहिए बिकॉज प्रैक्टिकली रेलेवेंट नहीं है। तो पेपर के लिए आप बस पार्ट ए वाला रास्ता पढ़कर जाइएगा। इस पर बहुत सवाल आते हैं। बेटा सवाल 2 तरीके से आ सकते हैं, या तो वो पूछ लेगा डायरेक्टर को सैलरी कितनी मिलेगी, या वो इफेक्टिव कैपिटल की कैलकुलेशन साथ में पूछ लेगा और कहेगा जी इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करिए। पर बच्चों लॉ है और डायरेक्टर्स का चैप्टर है, इतना आसान तो होगा नहीं। तो इसी शेड्यूल 5 ने हमारा काम थोड़ा सा और मुश्किल किया बिकॉज इसने क्या कहा, आप जो डायरेक्टर को ये टेबल वाली सैलरी दे रहे हो बिल्कुल पे करिए, पर कुछ ऐसा अमाउंट है जो आप डायरेक्टर को ओवर एंड अबव पे कर सकते हो और वो अमाउंट यहां पर क्लब नहीं होगा। मतलब अगर ये 60 लाख 84 लाख के अलावा कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को ये परक्विजिट्स देना चाह रही है तो ये वाले परक्विजिट्स ऊपर दी गई रेम्युनरेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होते। तो ये वाले परक्विजिट्स ओवर एंड अबव देना अलाउड है। देख लेते जी कौन कौन से परक्विजिट, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, एन्युटी फंड जितना भी इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है, ग्रेचुइटी जो इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है, और लीव एनकैशमेंट जो इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है। तो ये जो अमाउंट्स हैं जिस हद तक एग्जम्प्ट होते हैं, अगर उस हद तक आप डायरेक्टर को पे करना चाह रहे हो तो ये टेबल के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ओवर एंड अबव आप पे कर पाएंगे। और लास्ट बात, अगर आपने कंपनी में मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट किया है किसी एक्सपैट को, मतलब किसी फॉरेनर को, तो अगर कोई फॉरेन का इंसान इंडिया आया था कंपनी को रिवाइव करवाने और वो मैनेजरियल पर्सन है तो उसे बच्चों ये वाले परक्विजिट्स तो मिल जाते हैं, पर फॉरेन वाले या एक्सपैट्रिएट मैनेजरियल पर्सन को आप ये वाले एक्स्ट्रा परक्विजिट्स और दे सकते हो। तो ये वाले परक्विजिट हर मैनेजरियल पर्सन को अलाउड नहीं है, ये अलाउड है सिर्फ एक्सपैट को। देखते हैं कौन कौन से। बेटा एक तो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कि अगर वो इंडिया आया है और अपने बच्चों को इंडिया में पढ़ा रहा है तो 2 बच्चों के 12,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड तक की फीस का उसको परक्विजिट मिल सकता है। तो पर मंथ पर चाइल्ड 12,000 रुपए या एक्चुअल फीस विच एवर इज लेस अगर कंपनी रीइंबर्स कर रही है तो ये उनके परक्विजिट का पार्ट बन जाएगा और वो उनकी ऊपर वाली टेबल की लिमिट को इंपैक्ट नहीं करेगा। चलो बढ़िया। बेटा अब अपना देश छोड़कर इंडिया आया है तो क्या कभी कभी वो अपने देश वापसी जाना चाहेगा? बिल्कुल। या हो सकता है अपने फैमिली को बाहर छोड़कर आया, फैमिली को यहां लाना चाहे। तो अगर तो वो खुद अपनी फैमिली के साथ इंडिया आया हुआ है तो वो कभी ना कभी देश से बाहर अपने देश विजिट करना चाहेगा, तो अपनी होम कंट्री जाएगा। तो इसने क्या कहा, रिटर्न हॉलीडे पैसेज टू इंडिया ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिली स्टेइंग अब्रॉड वंस इन अ ईयर बाय इकोनॉमी क्लास और वंस इन 2 years बाय फर्स्ट क्लास। तो अगर वो इंडिया में था, फैमिली बाहर थी, तो फैमिली वालों को इंडिया बुलाने का जो खर्चा है थोड़ा साल में या तो आप उसे एक बार या 2 साल में एक बार इकोनॉमी बिजनेस क्लास से बुला लो या साल में एक बार इकोनॉमी क्लास से। तो हर साल पूरी फैमिली को अगर इकोनॉमी क्लास से बुलाने का खर्चा कंपनी रिइंबर्स करती है चलेगा, या 2 साल में एक बार पूरी फैमिली को बिजनेस क्लास से बुलाने का खर्चा अगर कंपनी रिइंबर्स करती है वो भी चलेगा।
बट अगर फैमिली बाहर नहीं थी, फैमिली भी साथ में इंडिया आई हुई है, तो वो और उसकी फैमिली बाहर तो घूमने जाएंगे ना अपने देश में, तो अगर ऐसे केस में रिटर्न पैसेज फॉर सेल्फ एंड फैमिली है और वो उस लीव को अपनी होम कंट्री में स्पेंड करना चाहता है और कंपनी ये खर्चा रिइंबर्स करने को तैयार है, तो ये भी उनकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। तब जाकर के ये 7-8 पेज का सेक्शन एक पेज में समाया है। अगर इसमें मजा आया हो और मेहनत वर्थ इट लग रही हो, प्लीज यहां पर कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट से ही मेरे को एक क्लैरिटी मिलती रहती है कि आपको एक टॉपिक पढ़ने में मजा आ भी रहा है नहीं। बट ये सेक्शन बिल्कुल बहुत जबरदस्त सेक्शन है और इसी के साथ में कहूंगा चैप्टर की मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स बातें अब समाप्त हुई। तो ये सेक्शन आपको डायरेक्टर की सैलरी पर लिमिट बता रहा है। आ जाते हैं जी बाकी अब चुन्नो मुन्नो सेक्शन पर, वो ज्यादा समय हमारा नहीं लेंगे। आते हैं जी 199। इसने क्या कहा बच्चों, आपने बहुत पहले किसी जमाने में एक सेक्शन पढ़ा था 130 एंड 131, जो आपका डील करता था रिवीजन ऑफ अकाउंट, कि अगर किसी के कंपनी के खाते गड़बड़ तरीके से बनाए गए हैं तो ऐसे केस में 130 में उसके खातों को कंपल्सरी रिवाइज करवाया जा सकता है और 131 में वॉलंटरी। अब हुआ क्या, बेटा कंपनी ने अपने किसी साल के खाते बनाए थे जब प्रॉफिट दिखाए थे 100 करोड़ के और एक डायरेक्टर को सैलरी पे कर दी थी 5 करोड़ की। फ्यूचर में पता चला कंपनी के खाते गड़बड़ बने थे तो खातों को रिवाइज किया गया और खाते रिवाइज होने के बाद पता क्या चला उसके एक्चुअल प्रॉफिट थे मात्र 60 करोड़ के। तो अब जो डायरेक्टर सैलरी लेकर गया वो तो कंपैरेटिवली ज्यादा लेकर चला गया, तो क्या डायरेक्टर को सारा पैसा अब कंपनी को रिफंड करना पड़ जाएगा? बिल्कुल। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है कि इफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रीस्टेट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस, कंपनी वो सारा का सारा एक्सेस पैसा डायरेक्टर से रिकवर कर लेगी। सिंपल। अगला आया बच्चों सेक्शन 200, बिना बात का सेक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या कह रहा है कि जी किसी भी कंपनी में अगर हम डायरेक्टर को ज्यादा सैलरी पे कर रहे हैं और कंपनी में है लॉसेस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट और टेबल की लिमिट से भी ज्यादा सैलरी आप पे करना चाहते हो, तो भी डायरेक्टर को सैलरी पे करते समय कंपनी कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना। थोड़ा मेंबर किन फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है। डायरेक्टर्स और किसी कैपेसिटी में कोई पैसा तो नहीं दे रहा, इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज अपने डायरेक्टर को कितना पे करती है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखने के बाद ही आप डायरेक्टर को जो भी पे करना चाह रहे हो पे करो। बेटा नॉट एट ऑल रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम, इसको आप चाहो तो पेपर के लिए स्किप भी कर सकते हो। अगला सेक्शन आता है 201, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस इतना कह रहा है कि 196 में अगर कोई डायरेक्टर शेड्यूल 5 की कंडीशन पूरा नहीं करता था तो कंपनी को सीजी से अप्रूवल मांगना होता था। बेटा सीजी से अप्रूवल मांगने कौन से फॉर्म में जाएंगे? फॉर्म MR2 में। और साथ में कहता है सीजी के पास जाने से पहले आप मेंबर्स को भी इंटीमेट कर देना और एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी यहां पर प्रोवाइड करिएगा। और सीजी के अप्रूवल लेने जाने के समय मेंबर से अप्रूवल आ गया है और न्यूज़पेपर में एड आपने दे दिया है, उसकी कॉपी साथ में चिपका देना। तो यह सेक्शन भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आते बच्चों आखिरी के 3 सेक्शन पर 202, 204 और 205। पहले मैं आपको चलो 204 और 205 पढ़ाता हूं, लास्ट में मैं जाऊंगा 202 पर। बेटा तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना। बच्चों 204 आपका अप्लाई करता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। तो इंडिया में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको अपना स्टेट ऑडिट तो चलो बच्चों सबको ही कराना है, कुछ कुछ कंपनीज को अपना सेक्रेटेरियल ऑडिट भी करवाना होगा। बच्चों सेक्रेटेरियल ऑडिट में ऑडिट किस चीज का होता है? कंपनी की सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस का। जनरल मीटिंग सही से बुलाई गई या नहीं, बोर्ड मीटिंग अच्छे से करी नहीं करी, नोटिस गया या नहीं, कोरम चेक हुआ नहीं, मिनट्स बनाए नहीं, लॉ कंप्लाई हुआ या नहीं, तो इस चीज के लिए एक सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना पड़ता है। और ये ऑडिट करने का मोनोपोली राइट दिया गया है एक CS इन प्रैक्टिस को। तो ये वाला ऑडिट सिर्फ और सिर्फ एक CS इन प्रैक्टिस कर पाएगा। और ये सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना किन किन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है? एक तो हर लिस्टेड कंपनी या कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी पीटी है 50 या 250, दैट इज या तो पेड अप कैपिटल है 50 करोड़ की या टर्नओवर है 250 करोड़, या हर वो कंपनी जिसने बैंक या PFI से 100 करोड़ का लोन लिया है। और ध्यान रखना इस हर कंपनी में पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनीज आ जाती हैं। और ये लिमिट जो आप चेक करते हो बेटा प्रीसीडिंग ईयर के हिसाब से चेक करोगे। और CS इन प्रैक्टिस जब भी सेक्रेटेरियल ऑडिट करने आएगा तो बेटा ऐसे केस में कंपनी और उसके एम्प्लॉय उनको पूरा सहयोग प्रोवाइड करेंगे। यही 204 आपको सिखाता है। बेटा 205 एक बड़ा सिंपल सा सेक्शन है, ये बता रहे किसी भी कंपनी में CS का काम क्या होता है। बेटा CS का काम यही है कि डायरेक्टर्स को सारे नोटिस के ऊपर राय देना, कानूनों के ऊपर राय देना, कंपनी को किसी लीगल अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट करना, कंपनी में सारे कंप्लायंस समय से हो रहे हो, इन चीजों का ध्यान रखना। तो यही सारा काम एक CS करता है। तो बेटा ये वाला सेक्शन आप खुद से पढ़ लेना। हम आते हैं आखिरी सेक्शन पर एंड दैट इज 202। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना, इस पर आपके पेपर में सवाल आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो बच्चों ये सेक्शन अपने को क्या सिखा रहा है? ये सेक्शन आपका डील करता है कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। तो बेटा जब भी कोई बड़ी कंपनी अपने यहां पर किसी स्ट्रांग पर्सन को MD WTD या मैनेजर अपॉइंट करती है ना, तो वो लोग कहते हैं जी देखो मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं और मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छोड़कर आपकी कंपनी में आकर काम कर रहा हूं, तो आप अगर अपनी कंपनी में मेरे को अपॉइंट कर रहे हो, अपॉइंट तो कर दो, सैलरी भी दे दोगे, पर कल को अगर एब्रप्टली आपने मेरे को मेरी जॉब से लात मार कर निकाल दिया तो ऐसे केस में मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो एकदम से मेरे को क्या फेस करना पड़ेगा? लॉस ऑफ ऑफिस।
तो मेरे को उस चीज का कॉम्पनसेशन चाहिए। तो ये लोग चालाक होते हैं, ये अपने एग्रीमेंट में ना लॉस ऑफ ऑफिस या कॉम्पनसेशन के लिए कुछ बातें लिखवाते हुए चलते हैं। तो ये सेक्शन 202 आपको यही बता रहा है कि कंपनी अगर अपने किसी एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर को लॉस ऑफ ऑफिस के लिए कॉम्पनसेशन देना चाहती है तो ऐसा नहीं कि आप उसे हजारों करोड़ कमिट कर दोगे, इस पर आती है कुछ लिमिट। एक लिमिट से ज्यादा कॉम्पनसेशन आप उन्हें पे नहीं कर सकते। अब वो लिमिट कितनी है वो हम सीखेंगे, पर उससे पहले एक चीज का ध्यान रखना, इस सेक्शन में कॉम्पनसेशन मिलता है सिर्फ एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर को। नॉर्मल डायरेक्टर को आप ये कॉम्पनसेशन कमिट नहीं कर सकते। तो जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है उन्हें कॉम्पनसेशन नहीं जाएगा, बाकी एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर को आप कॉम्पनसेशन दे सकते हो। अब कॉम्पनसेशन जाएगा कितना, ध्यान से समझना। लेट्स सपोज आपने एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर को अपॉइंट किया था 5 साल के लिए, बेटा 4 साल आपने काम करवाया और फिर एकदम से उन्होंने कहा टाटा बाय बाय जाइए। तो अभी उनको पता था मेरा 1 साल का टेन्योर मिनिमम और था, तो लॉमेकर ने क्या कहा, बेटा जितना भी उनका रिमाइंडर टेन्योर है 1 साल का, इसके लिए आप उन्हें कॉम्पनसेशन पे करिए। तो एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आपने एमडी को पहले ही साल के एंड पर निकाल दिया तो काम उसने 1 साल किया है, क्या वो 4 साल का कॉम्पनसेशन ले जाए? लॉजिकल नहीं है। तो लॉमेकर ने क्या कहा, आप उन्हें जो कॉम्पनसेशन पे करेंगे या तो रिमाइंडर ऑफ हिज टर्म या फिर 3 इयर्स विच एवर इज लोअर। तो बेटा अगर बाकी का टेन्योर 1 साल या 2 साल का था उतना कॉम्पनसेशन देंगे, रिमाइंडर टेन्योर 4-5 साल का है, इतना ज्यादा कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, कॉम्पनसेशन मैक्सिमम होगा 3 साल की सैलरी जितना। तो लॉ ने क्या कहा, कॉम्पनसेशन आप उन्हें जो पे करेंगे वो आप पे करेंगे फॉर रिमाइंडर टेन्योर ऑफ हिज ऑफिस या 3 इयर्स विच एवर इज लोअर। तो लोअर आपको देखना है बेटा रिमाइंडर ऑफ हिज टर्म का या 3 इयर्स का। चलो सर ये बात समझ में आई। अब एक और बात, सर लेट्स सपोज उसको हमने 5 साल के लिए अपॉइंट किया था और आपने जैसा कहा हमने चौथे साल के एंड पर उसको निकाल दिया, तो 1 साल की सैलरी कॉम्पनसेशन के तौर पर दूंगा, पर उसे मैं जो ये 1 साल की सैलरी दूंगा सैलरी कौन सी पिक करूं? बिकॉज हो सकता है चौथे साल में सैलरी अलग थी, पिछले साल सैलरी अलग थी, उससे पिछले साल अलग थी, पहले साल में सैलरी अलग थी, बिकॉज सैलरी हर साल बदल सकती है। तो लॉ ने कहा जी आप उसकी एवरेज सैलरी देखिए और एवरेज आप कितना पिक करेंगे, पिछले 3 साल का। तो इस वाले एग्जांपल में पिछले 3 साल में वो ऑन एन एवरेज जितनी सैलरी लेकर गया था वो एवरेज सैलरी निकालिए, उसको 1 साल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उतनी सैलरी आप उन्हें पे कॉम्पनसेशन के तौर पर कर सकते हैं। अगली बात बेटा, अगर हमने उनको 1 साल के बाद ही जॉब से निकाल दिया तो उनको कॉम्पनसेशन 4 साल का मिलेगा या 3 साल का मिलेगा? 3 साल का। पर सर यहां पर एवरेज कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास 3 साल की सैलरी नहीं है, बिकॉज वो काम ही 1 साल से कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, जितने टाइम के लिए काम कर रहे थे उसकी एवरेज सैलरी उठा लो। दैट इज उनको किस सैलरी पर कॉम्पनसेशन मिलेगा, वो सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी? बेटा अगर पिछले 3 साल से काम कर रहे थे तो 3 साल की सैलरी उठा लो, वरना पीरियड ऑफ हिज ऑफिस विच एवर इज लेसर। पर बेटा उसने क्या चला के दिखाया, वो कह रहा अच्छा कॉम्पनसेशन मिलेगा, बेटा चौथे साल के एंड पर रिजाइन कर चला गया, क्या कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो वो कॉम्पनसेशन के लिए डिसएंटाइटल हो जाते हैं अगर उनका केस यहां पर फॉल कर जाए। तो बेटा यहां पर पॉइंट कौन सा आ गया, अगर वो खुद रिजाइन कर चले गए तो कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, या उनका ऑफिस 167 के किसी ग्राउंड की वजह से वेकेट हुआ है, फिर आप कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकते। आप किसी बोर्ड मीटिंग में आए नहीं, ऑफिस वेकेट हो गया, डिस्क्लोजर नहीं दिया, ऑफिस वेकेट हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गए, यहां पर आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। या बच्चों कंपनी वाइंड अप हुई और वाइंड अप होने का कारण जो है वो वही डायरेक्टर है, उसकी गलती से वाइंड अप हुई है, या डायरेक्टर ने बेटा फ्रॉड या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था, या उसने खुद का कंपनी से निकाला जाना इंस्टिगेट किया था। तो बड़ा एक प्लानिंग करी थी कि किसी तरीके से कंपनी से निकाल दिया जाऊं और कॉम्पनसेशन मिल जाए। अगर यह साबित हो जाएगा तो ऐसे केस में भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। बस बच्चों एक लास्ट बात आती है, इसको बड़े ध्यान से समझना। बच्चों आज एक कंपनी यहां पर आ रही है, लेट्स सपोज वोडाफोन आइडिया, या चलो वोडाफोन आइडिया की जगह एयरटेल का एग्जांपल लेते हैं। आज हुआ क्या बेटा, रिलायंस ने एयरटेल का टेक ओवर कर लिया, एक बार के लिए मान लेते हैं, और रिलायंस ने कहा एयरटेल तू मेरी। तो बेटा एयरटेल के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर सुनील मित्तल जी। बेटा उन्होंने क्या कहा, यार रिलायंस ने जबरदस्ती गलत तरीके से हॉस्टाइल टेक ओवर कर तो लिया है, अब मैं क्या रिलायंस में जाकर के काम करूंगा? बेटा नॉर्मली जब किसी कंपनी का मर्जर होता है ना तो पुरानी कंपनी के एम्प्लॉइज नई कंपनी में कंटिन्यू हो जाते हैं, पर सुनील मित्तल साहब कह रहे जी मैं एयरटेल का एमडी था, रिलायंस में जाकर आज मैं छोटी मोटी नौकरी करूंगा। बेटा इस वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि कंपनी का टेक ओवर हो गया, और वो सामने वाली कंपनी में जाकर अब मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में रहकर काम नहीं करना चाह रहे, समझ में आता है। तो क्या ऐसे केस में एयरटेल उन्हें कॉम्पनसेशन पे करेगी? बिल्कुल। तो बेटा अगर उनके रिजाइन करने का कारण कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन है तो ऐसे केस में उनको कॉम्पनसेशन मिल जाता है। पर ध्यान रखना बेटा, रिजाइन कर दिया और बाद में पता चला रिलायंस में जाकर काम कर रहे हैं, वहां पर एमडीडब्ल्यूटी या कोई भी नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट उन्होंने पकड़ ली, तो क्या ऐसे केस में कॉम्पनसेशन मिल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इस पॉइंट ने क्या कहा, अगर डायरेक्टर रिकंस्ट्रक्शन में रिजाइन करता है और सामने वाली कंपनी में जॉब लग जाएगी तो कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, पर अगर आप रिकंस्ट्रक्शन में रिजाइन कर रहे हो और सामने वाली कंपनी में जाकर काम नहीं कर रहे तब आप कॉम्पनसेशन के लिए एंटाइटल्ड हैं। एंड बच्चों दिस इज ऑल अबाउट आपका डायरेक्टर्स का थर्ड और लास्ट चैप्टर, और इसके साथ हम जो डायरेक्टर्स की पूरी रिवीजन एक्सप्रेस लेकर चले थे बच्चों, एक्सप्रेस यहां पर होती है समाप्त। आई होप आपको डायरेक्टर्स की पूरी रिवीजन एक्सप्रेस में बहुत मजा आया हो।
बेटा जैसा भी आपका कमेंट इस वीडियो के लिए था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई नया पॉइंट अगर आप सीख कर गए हो, अगर आप मेरे से कभी नहीं पढ़े थे, तो वो वाला पॉइंट आप वीडियो में जरूर बताना। और जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, बेटा जो भी आपका रेलेवेंट अटेम्प्ट है, उसके अंदर आप एक कमेंट बस कर चले जाना कि मेरा अटेम्प्ट ये वाला है, और इसमें मैं डायरेक्टर्स के जितने सवाल है उन्हें बढ़िया तरीके से सॉल्व कर आऊंगा। यही मैं मानूंगा कि मेरे इस पूरी की पूरी मेहनत का एक पे बैक आपकी तरफ से होगा। चलिए गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर, बाय बाय।